That is in short. That was in short my introduction. Now I wish I could take the introduction of all of you, और लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमने क्लास भी आगे करनी है। बट आई अज्यूम कि आप में से जो लोग पुराने हैं, मेरे साथ पढ़ रहे हैं, और जो लोग नए हैं, तो दे आर क्वाइट स्कॉलरली पीपल, दे आर क्वाइट एजुकेटेड एंड वेल ग्रूम्ड। और मतलब मेरे पास जितने भी लोग आज तक आए हैं, तो मैंने यही देखा है कि वो क्रीम ऑफ द, क्योंकि जो लोग अ, कोशिश भी करते हैं पीएमएस, सीएसएस, एफपीएससी, पीपीएससी की एग्जामिनेशन में बैठने की भी, तो मेंटली दे आर क्वाइट मैच्योर एंड दे वांट टू डू समथिंग, वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ स्पेशल वो करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको पता है प्राइवेट जॉब तो मिल जाती है, ये वाली जॉब्स जो हैं इसके लिए आपको फाइट करना पड़ता है, और इसमें मेरिट प्रिवेल करता है। मतलब मैंने बड़े ऐसे लोगों को देखा है जिनके पेरेंट्स खुद कमीशन में होते हैं, लेकिन उनके बच्चे वो कई कई सालों से एलोकेशन नहीं ले पा रहे हो। थिंग्स आर ऑन मेरिट एंड आई बिलीव मी, मतलब एफपीएससी हो, पीपीएससी हो, अगर आप मतलब काबिल हैं, अगर आपके पास राइट स्ट्रेटजी है, तो आपको मिलेगी सीट। वो सिफारिश वाला जो हमारे ज़हनों में बना हुआ है, वो लाजमी जो है वो, मतलब यू नीड नॉट टू स्पेकुलेट अबाउट दैट। अच्छा जी, किसी का अगर क्वेश्चन है इसमें, अभी तक जो हमारी छोटी-सी एक हुआ है, तारुफ हुआ है, तो कोई क्वेश्चन अगर है वो क्विकली पूछ लें, ताकि हमने क्लास करनी है, टाइम शॉर्ट है। जी प्लीज़, एनीवन? ओके, आई गेस नो क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन। चलिए नो जी, सर। ठीक है, अब हम ओके, अब हम जो है अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। सर मेरा तो क्वेश्चन है एक छोटा-सा। जी, जी, फरमाइए, जल्दी पूछें। सर जैसे कि आपने बताया कि आपने ऑलरेडी एफआई यानी कि डिपार्टमेंट में आप एज़ अ असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब कर रहे हैं और हुँ, हुँ। ऑलरेडी आपने सीएसएस और पीएमएस क्वालिफाइड किया हुआ है। हुँ, 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 तो हुँ। व्हाई यू हैव प्रेफर एफआई डिपार्टमेंट ओवर सीएसएस एंड पीएमएस? देखिए, ये तो मैटर ऑफ पर्सनल प्रेफरेंस होता है, ठीक है? मतलब आई हैव सीन मैनी पीपल दोज़ हू हैव जॉइन्ड पीएमएस आफ्टर एफआईए। तो मैंने ऐसे बड़े लोग देखे हैं जिन्होंने अभी हमारा जो बैच है इसमें मतलब 2-3 लोग ऐसे हैं जो सीएसएस छोड़ के इधर आए हैं, इसमें एफआईए, इन ओएमजी में। ओएमजी में कुछ लोग हैं वो छोड़ के इधर आए हैं। तो देखिए, इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। ये प्लीज़ माइक म्यूट करें। अच्छा, ये आपकी प्रायोरिटीज़ पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका बेंट ऑफ माइंड है, इफ यू वांट टू इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं जी आई वांट रैपिड प्रमोशन, मैं 22वें तक भी जाऊँ, और आप चाहते हैं जी मैं प्रोविंस में रहूँ, आप पीएमएस कर लें, आप प्रोविंस में रहेंगे, आपकी अपनी प्रेफ़रेंस है। अगर आप चाहते हैं कि जी नहीं, मैंने दुनिया घूमनी है, मैंने बाहर जाना है, मैंने देखना है, तो आप फॉरेन सर्विस को प्रेफ़र करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मतलब यू नीड कि जी मैं लॉ एनफोर्समेंट में मेरा ज़्यादा बेंट ऑफ माइंड है। देखिए ना, लोग पीएसपी भी पहले नंबर पे रखते हैं सीएसएस में, लोग फॉरेन सर्विस भी रखते हैं, लोग पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी रखते हैं। तो बात ये है कि आपने अपनी सिचुएशन आपने देखनी है, अपनी फैमिली बैकग्राउंड देखनी है कि जी आपकी फैमिली को क्या सूट करता है आपके लिए, और आप उसमें, अब मेरे लिए वन ऑफ द बेनिफिट्स मतलब वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिंग थिंग अबाउट एफआईए वाज, और आई बिलीव कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे एफआईए की, क्योंकि सीटें भी आई हैं इंस्पेक्टर्स की और इनकी असिस्टेंट डायरेक्टर्स की। तो एफआईए में एक तो ये है कि इट इज एन इमर्जिंग डिपार्टमेंट, और आगे आगे इसका स्कोप आपको पता है बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाना है, और चीजें जिस तरह स्पेशलाइज्ड हो रही हैं, मतलब हर चीज आपको पता है स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। तो एफआईए इज द प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, और इसका जो है क्लाउड वो मतलब आप देखें कि साइबर क्राइम को, साइबर थ्रेट्स को बेसिकली एफआईए डील करता है, और आपको पता है कि आगे जो है सारा दौर ही आपका साइबर का जाना है। तो उसके अलावा जो एफआईए की जो सैलरीज हैं, सैलरी पैकेज फॉर द पीपल एम्प्लॉयड इन एफआईए, उनकी भी बहुत उन्होंने बेहतर कर दी है। तो सपोज if someone in civil service academy is getting 50,000, तो in FIA you will be getting three times more approximately। अब ये फर्क है इसमें। तो बहरहाल मेरी अपनी एक अप्रोच थी, आई दैट इज़ व्हाई आई प्रेफर्ड दिस डिपार्टमेंट। लेकिन आप लोग, मैं बताऊँ, आप लोग हर जगह अप्लाई करें, ठीक है? हर जगह आप लोग अप्लाई करें, और
अल्टीमेटली आपकी जहाँ डेस्टिनी है ना, वो आपको खुद ही पुल कर लेगी अपनी तरफ। तो दैट इज इन शॉर्ट माय एक्सपीरियंस। तो चलें जी, इस कॉन्सेप्ट के साथ अब शुरू करते हैं। आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। और लेट मी, जी स्क्रीन नजर आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों को? यस सर। अच्छा जी, मैं ठीक है जी, लेट्स बिगिन। हमारा आज का लेक्चर है, इट इज अबाउट हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर वी आर हैविंग। अब आप लोगों में से जो जिनका मेरे साथ फर्स्ट लेक्चर है, वो परेशान ना हो कि शायद हमने पिछला मिस कर दिया। नो, इट इज नॉट दैट। हम लोग बेसिकली साइक्लिकल पैटर्न में चलते हैं। अगर आप थर्ड पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट साइकिल आपका आपका साइकिल जो है वो यहाँ से शुरू हो गया। तो आप जिस मर्जी उसमें ज्वाइन कर लें लेक्चर में, अल्टीमेटली जब हम दोबारा से वहां तक पहुंचेंगे तो आपका वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो वो आपने उसमें परेशान नहीं होना। अच्छा, एंड दैट इज व्हाई टू calm down your fears, I have this is basically the components of this course। ठीक है, तो ये आप कंपोनेंट्स देख रहे हैं इस कोर्स के। हमारा 3 से 4 लेक्चर्स होते हैं, मतलब डिपेंड्स कि हमारी स्पीड कितनी है, बीच में कोई चीज रह तो नहीं गई। नॉर्मली हमारा 3 लेक्चर्स होते हैं, लेकिन 4 तक भी चले जाते हैं, डिपेंड्स ऑन कि हमारा कोर्स किस तरह से है। और आपको पता है कि बिकॉज आई कीप ऑन अपडेटिंग माई कंटेंट बेस्ड ऑन के पेपर कैसे आ रहे हैं। अब देखिए ना, पीएमएस का पेपर वो आना है, जीके का। तो आई विल एड कॉम थिंग्स दैट, और आप लोगों में से कई ऐसे हैं कि जो पीएमएस भी देंगे। आज तो इश्तिहार जो है व्हाट्सएप पे घूम रहा है, तो मैं उसके मुताबिक हर कोर्स को, हर लेक्चर को मैं मॉडिफाई करता हूँ। सो ईच लेक्चर इज सिमिलर टू द प्रीवियस लेक्चर, बट इट इज नॉट आइडेंटिकल टू द लास्ट लेक्चर। ठीक है, एंड दैट इज माई स्ट्रेटेजी। और मेरी स्ट्रेटेजी स्पेशली मैं न्यू लोगों को के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज देयर फर्स्ट इंटरेक्शन विद मी। एंड स्पेशली फॉर द न्यू पीपल, मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज आई गिव यू द डायरेक्शन। मैं आपको डायरेक्शन देता हूँ, उसके मुताबिक फिर आप अपनी मेहनत को स्ट्रीमलाइन करते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर ज्यादा से ज्यादा मैं इंटरेक्टिव पिक्चर्स और आपकी आपकी मेमोरी शार्पनिंग पे मैं करता हूँ, बजाय कि मैं लाइंस लिख दूं और आप मतलब उसको याद करना शुरू कर दें। आई ट्राई टू मेक बिल्ड योर कॉन्सेप्ट, क्योंकि मेरे माइंड में सिर्फ आपका वन पेपर नहीं है, मेरे माइंड में आपका इंटरव्यू है। एंड बिलीव मी, अ फ्यू डेज बैक आई गेव द इंटरव्यू ऑफ तहसीलदार आल्सो। मैंने वो भी क्वालिफाई किया हुआ है। तो तहसीलदार का इंटरव्यू दिया ना, एंड आई वाज, मतलब वो वाले सवाल भी मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं जो उन्होंने इंटरव्यू में पूछे थे। दैट इज माय एक्सपीरियंस। तो मैंने ये देखा कि जो आपको वन पेपर में चीजें पूछी जा रही होती हैं, वो आपके इंटरव्यू में भी आप फेस करते हैं। तो आई वांट दिस लेक्चर टू बी सच कि अगर आप कल को क्लियर भी कर जाएं, कि देखें रिटर्न क्लियर करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग कर जाते हैं। हाँ, इंटरव्यू में अपनी अपनी पोजीशन स्टैंड करना, इंटरव्यू में अपने ग्राउंड होल्ड करना, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। तो इसलिए मेरा लेक्चर जो है थोड़ा सा इंटरेक्टिव होएगा, और आप नोट्स भी साथ साथ बनाएं, क्योंकि मैं एडिशनल चीजें भी आपको बताता रहूंगा जो कि स्लाइड पे मेंशन नहीं होंगी। लेकिन फोकस करें आप कॉन्सेप्ट पे, स्टोरी की तरह इसको सुने आप। ठीक है, बगैर किसी टेंशन के। अगर अगर किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। अच्छा जी, 3 कंपोनेंट्स हैं लेक्चर के। 3 to 4 components I told you। First is the early history of the subcontinent, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह हमने ये चीजें पढ़ी थी। सेकंड कंपोनेंट था मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, मुस्लिम रूल में आपका आ जाता है स्लेव डायनेस्टी, फिर आपके तुगलक्स आ जाते हैं, एंड देन खिलजीज आ जाते हैं, सॉरी खिलजीज आते हैं, फिर तुगलक्स आते हैं, फिर आपके सैयद डायनेस्टी एंड सो ऑन, लोदीज, मुगल्स आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर आपका जो थर्ड पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट इज द ब्रिटिश पीरियड एंड द फ्रीडम मूवमेंट। और अगर आप फोर्थ कंपोनेंट को भी ऐड करें, डिपेंड्स ऑन द पेपर आप कौन से दें, उसमें पोस्ट पार्टीशन भी समटाइम्स आ जाता है। ठीक है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा आगे नहीं जाता। इंटरव्यू में बहरहाल दे कैन आस्क यू। ओके, सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था औरंगजेब तक। ठीक है, एंड वी रेड सम ऑफ द जो है हर मुगल एम्परर के, स्पेशली फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम बाबर बाबर से लेके औरंगजेब तक हमने एक एक एम्परर के बारे में डिटेल में पढ़ा था। लेकिन ये जो है आपका पोस्ट औरंगजेब पीरियड, अब ये मैंने खुद नाम रखा है पोस्ट औरंगजेब पीरियड। व्हाई डू वी कॉल दिस पोस्ट औरंगजेब पीरियड? बिकॉज इन 1707 औरंगजेब डाइड। तो ही वाज लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल एम्परर्स मैं कहूंगा,
क्योंकि आपको पता है कि जी उसके ज़माने में जो मुगल एम्पायर है उसका जो सबसे लार्जेस्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रूल्ड बाय द मुगल एम्परर, दैट वाज़ औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब के बाद मुगल एम्पायर का जो टेरिटरी है, जो एरिया है, वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो एम्परर्स आते हैं, मतलब आप देखें ये ऑलमोस्ट 150 इयर्स का जो है स्पैन है। 1707 से लेके 1857 तक ऑलमोस्ट 150 इयर्स बनते हैं, पता नहीं कैलकुलेट कर लें, शायद इतना ही बनते हैं। तो द थिंग इज के द एम्परर्स आफ्टर औरंगजेब, एक तो आपको उनका सीरीज में आपको एक आइडिया होना चाहिए जनरल, सारे आप बेशक ना याद करें, लेकिन मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक बताई थी कि हमेशा जहां पे भी लिस्ट आ जाए पीपीएससी में, आपने लिस्ट को आपने याद क्या करना है, उसका फर्स्ट एंड लास्ट, और बीच में कोई एक आधा इंपॉर्टेंट हो जो पूछ सकता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट बात है बड़ी। कोई भी लिस्ट आ जाए और आपने उसको पेपर के लिए तैयार करना है, उसका पहला पूछ लेता है या आखिरी। आप में से जिन लोगों ने पेपर दिया, दे मस्ट नो कि हमेशा इस तरह के सवाल आते हैं, हु वाज द फर्स्ट, हु वाज द लास्ट, इस तरह से। वो एक्सपेक्ट ये नहीं करता कि जी आपको बीच के भी चीजें सारी पता हो, ठीक है, बिकॉज ये मेमोरी का पेपर नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट का पेपर है। अच्छा, फर्स्ट एम्परर आपका जो है आफ्टर औरंगजेब, ठीक है, दैट वाज हु, क्या लिखा हुआ है इधर जी, पढ़ के बहादुर बताएं शाह। मुझे। बहादुर शाह। लेकिन आपको पेपर में जो है ही विल कंफ्यूज यू, और वहां पे बहादुर शाह नहीं लिखा होगा, ठीक है, वहां पे लिखा होगा पेपर में आपको इनडायरेक्टली। देखिए इतना भी सिंपल पेपर नहीं आएगा कि उसने सिंपल पूछ लिया कि जी वाज आफ्टर, थोड़ा सा ट्रिकी वो बनाएगा। ही विल आस्क यू हु वाज प्रिंस मौजम। अब ये लिख लें साथ साथ चीजें जो मैं बता रहा हूँ। हु वाज प्रिंस मौजम? तो प्रिंस मौजम जो है बहादुर शाह का नाम है। और बड़ी इंटरेस्टिंगली देखें, लिस्ट ऐसी है कि यू स्टार्ट फ्रॉम बहादुर शाह 1 एंड यू एंड अप टिल बहादुर शाह 2। तो इट इज ऑल, यू नो, मतलब पहले और आखिरी तो आपको याद हो गए, वो सिमिलर हैं। एंड यू नो दिस गाय वाज एक्साइल्ड टू रंगून, बर्मा, ठीक है, इसको वहां भेज दिया था आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मुगल एम्पायर फाइनली केम टू एन एंड बाय इटसेल्फ। मतलब जो ब्रिटिश थे उन्होंने फिर मुगल एम्पायर को फॉर्मली खत्म कर दिया था। पहले तो वो, मतलब औरंगजेब के बाद स्टेडली एंड स्टेडली ये इनकी पावर डिक्रीज होना शुरू होगी, हत्ता कि इसके दौर तक मुगल एम्परर की जो अथॉरिटी है वो इतनी की रहेगी जितनी की आपके टीएमए की अथॉरिटी होती है एक शहर के ऊपर बस, ठीक है, दिल्ली के हद तक रहेगी। तो नाउ यू कैन इमेजिन के किस तरह जो है ना, द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन वाज स्लो बट स्टेडी। और दिस इज द इन शॉर्ट एक उसमें लिस्ट में। तो प्रिंस मौजम को आपने याद रखना, ठीक है। औरंगजेब के 4 बेटे थे एंड दिस गाय वाज लकी टू बिकम द एम्पर। अच्छा, ये फिर इसके बाद नंबर ऑफ एम्परर्स आते हैं, और इसमें आपने याद जो रखना है पोस्ट औरंगजेब पीरियड में, एक तो आपने याद रखना है कि 1739 में, 1739, अच्छा वो किसका पीरियड बनता है 1739? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। 1739 में ईरान से, ईरान का पुराना नाम है पर्शिया, ईरान इज आल्सो कॉल्ड पर्शिया, पर्शिया से नादिर शाह जो है, ही कम्स एंड ही कैप्चर्स दिल्ली। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पेपर का सवाल है। 1739 में नादिर शाह comes to and he attacks the Mughal Empire and he captures दिल्ली। लेकिन कैप्चर करके ये यहाँ से एक बड़ा प्राइज्ड पोजेशन लेके जाता है, एंड दैट इज द पीकॉक थ्रोन। नाउ व्हाट इज दिस पीकॉक थ्रोन? आप समझ लें कि जी उस जमाने में जो बादशाह का तख्त था उसको उसको थ्रोन कहते हैं, ठीक है, तख्त जो है उसको थ्रोन कहते हैं। तो पीकॉक थ्रोन एक बड़ी ब्यूटीफुल सी थ्रोन थी, उस पे सोने से बनाई गई थी, या उस पे बड़े हीरे जेवरात और बड़ा कुछ ऐसा उस पे इस्तेमाल हुआ था। एंड इट हैड दैट फेमस कोहिनूर डायमंड। नाउ डू यू नो ये कोहिनूर डायमंड क्या है और अभी ये कहाँ पे मौजूद है? अगर आपने ब्रिटिश क्वीन को देखा हो, क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड, अगर आपने उसको देखा हो, तो शी हैज दैट कोहिनूर डायमंड। अब इसकी भी लंबी स्टोरी है। कोहिनूर डायमंड यहाँ से नादिर शाह लेके गया, वहां से किसी और ने कैप्चर कर लिया, ठीक है, एंड अल्टीमेटली इट फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश, जो जिन्होंने इसको लंदन पहुंचा दिया। तो अब नाउ दैट डायमंड इज इन द ब्रिटिश क्राउन। तो आपसे पूछेगा कि जी हु वाज द मुगल एम्परर एट दैट टाइम, सो यू कैन से मोहम्मद शाह टू मोहम्मद शाह। अच्छा जी, पीकॉक थ्रोन ओरिजिनली बनाई गई होती है शाहजहां के लिए, तो वो जाहिर है फिर जो जो एम्परर आता था उसको यूज करता रहा, ठीक है। तो इट वाज द ऑफिशियल रिवॉल्विंग चेयर। आई एम जस्ट सेइंग इट इन अ ह्यूमरस वे। तो इट वाज द ऑफिशियल चेयर ऑफ द मुगल एम्परर। अच्छा जी,
प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन, आपको पता है कि इट वेंट फर्दर, और नाउ दिस इज द टाइम व्हेन द डिक्लाइन इज रैपिड। ये जो एम्परर्स है ना दरमियान के, बहुत रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है। मराठास अटैक कर रहे हैं साउथ ऑफ इंडिया से, ठीक है जी। जो नॉन मुस्लिम फोर्सेस हैं वो अटैक कर रही हैं। तो ड्यूरिंग दिस टाइम वन स्कॉलर ही ऑब्जर्व द सिचुएशन कि मुगल एम्पायर चाहे जितनी मर्जी खराब क्यों ना हो, इसके अंदर जितने मर्जी मोरल वीकनेस क्यों ना हो, लेकिन स्टिल इन नेम इट इज अ मुस्लिम एम्पायर। So to some extent it is providing security to the Muslims of India. तो ये जो फिलोसफर था, ये जो इंटेलेक्चुअल था, जिसने इस चीज को देखा कि नाउ द एग्जिस्टेंस ऑफ द मुगल एम्पायर शुड बी एंश्योर्ड, वो कौन थे इस जमाने में? बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं जो इस जमाने में जिन्होंने अपनी मिशनरी एक्टिविटीज और दीन को जो है उसकी तबलीग की और रिवाइवल की कोशिश की। तो ही वाज नन अदर देन शाह वलीउल्लाह, ठीक है। Now, on Shah Waliullah's insistence, Shah Waliullah की insistence पे uh, अहमद शाह अब्दाली, आई थिंक नाम, अब मुझे पूरा नाम आई कैन नॉट रिकॉल एग्जैक्टली व्हाट वाज द एग्जैक्ट नेम, लेकिन आई थिंक अहमद शाह अब्दाली, ही वाज एन अफगान किंग। उनको बुलाया गया यहाँ पे कि आप मराठा से फाइट करें क्योंकि ये मुगल एम्पायर को बहुत टफ टाइम दे रहे हैं। सो इन दिस पीरियड 1761 द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस। अब ये भी सवाल है, जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये ऐसे नहीं है, ये सवाल है एक्चुअली, और यू विल सी कि जब आप पेपर में बैठेंगे कि ये एक्चुअली ये सवाल आते हैं। दिस इज माय एक्सपीरियंस, व्हाट आई हैव सीन, दीज आर द फ्रीक्वेंटली अकरिंग क्वेश्चंस व्हिच वी आर रीडिंग इन अ स्टोरी फॉर्मेट। तो लिहाजा 1761 में यू हैव द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है जी। एंड अल्टीमेटली इन 1803 द ब्रिटिश कैप्चर दिल्ली, 1803 में, ठीक है। ब्रिटिश जो है वो दिल्ली कैप्चर कर लेते हैं। फिर आपको पता है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, एंड दिस पर्सन बहादुर शाह टू, ये एक फिगर हेड, एक सिंबॉलिक लीडर बन जाता है। हालांकि कोई एक्टिवली तो कोई कमांडर की तरह तो नहीं बिहेव करता, लेकिन ही बिकम्स अ सिंबॉलिक हेड ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हम अच्छा यहाँ पे आप देख लें कितना डबल स्टैंडर्ड्स हैं। हम लोग वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहेंगे, अंग्रेज किताब लिखेंगे वो कहेंगे इंडियन रिवोल्ट, वो कहेंगे बगावत, हम कहेंगे जी जो है वो आजादी की जंग। तो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाट इज योर सोर्स, इसलिए मैंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसे यूज किया। अच्छा, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद इसको फिर एग्जाइल कर देते हैं, एग्जाइल मींस जिला वतन कर देते हैं, और ये बर्मा चला जाता है और वहां पे जो है ही अल्टीमेटली डाइज इन 1862। लेकिन ये इस जो है मतलब इसके पास ऑल्दो एक्चुअल पावर तो नहीं थी, बिकॉज ब्रिटिश तो 1803 में कैप्चर कर लेते हैं दिल्ली को। तो ही वाज सिंबॉलिक, यू नो, एक सिंबॉलिक हेड की तरह बस एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन मुगल एम्पायर फॉर्मली कम्स टू एन एंड इन 1857। तो ये इन शॉर्ट एक स्टोरी है। अब इनको हमने डिटेल में बहुत ज्यादा भी नहीं करना, क्योंकि पोस्ट औरंगजेब पीरियड से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली दीज आर द क्वेश्चंस यू कैन मतलब एक्सपेक्ट। अच्छा, अब जो नेक्स्ट फेज ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट जो है, दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ द यूरोपियन रूल। यूरोपियन मैंने जानबूझ के इसलिए कहा है क्योंकि आपको पता है कि इनिशियली द यूरोपियंस वर कंटेस्टिंग इन दिस रीजन, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में, एंड अल्टीमेटली विक्टोरियस कौन होता है इन इन टेकिंग ओवर द कंट्रोल? दे आर द ब्रिटिश। लेकिन शुरू में यू नो द पोर्चुगीज दे केम, द डच दे केम, द फ्रेंच दे केम, एंड द ब्रिटिश दे केम, एंड ऑल द यूरोपियन पावर्स वर वाइंग फॉर पावर इन द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, नाउ मेरा सिंपल सवाल आप लोगों से ये है, इफ एनीवन कैन आंसर, कि इंडिया में ऐसी क्या चीज थी कि एवरीवन वांटेड टू कम टू इंडिया, और मतलब वो कहीं और चले जाते, अफ्रीका चले जाते, और इतने जो है वो रूट्स हैं that can be approached through sea. So why are these European powers interested in? और देखिए कि कितना लंबा रूट है, मतलब this is the traditional route that was initially taken by Vasco da Gama. He was from Portugal, और ये वास्को डी गामा का रूट आप देखें, he first came to अब थोड़ा सा आपने ज्योग्राफी को भी ज़हन में रखना, बिकॉज दिस इज वन पेपर और कोई भी सवाल आपको आ सकता है इवन फ्रॉम दिस ज्योग्राफी। सो यू कैन सी हाउ लॉन्ग द रूट, पहले यहाँ से आए फिर, एंड ये साउथ अफ्रीका है, और यहाँ से टर्न करके एंड देन ही अल्टीमेटली रीच इंडिया। एंड इट वाज नॉट अ, ये तो हमें सिंपल रूट लग रहा है, लेकिन आपको पता है कि जर्नी के अपने बड़े पैरल्स होते हैं विच ही हैड टू फेस। सो व्हाई इज एवरीवन
जो है वो इंटरेस्टेड इन इंडिया, मतलब दे कुड हैव गॉन टू दिस गोल्ड कोस्ट, इसको इसको गोल्ड कोस्ट भी कहते हैं, ठीक है ना, गोल्ड कोस्ट है, और बड़े इलाके हैं। जी, एनीवन? Sir, due to gold mines. नहीं, गोल्ड तो यहाँ पे है, सर अफ्रीका में ज्यादा गोल्ड है। सर बेसिकली इंडिया में बहुत ज़्यादा मादनियात या रॉ मटेरियल मौजूद था, जो यहाँ यूरोप में या वेस्टर्न कंट्रीज में ये इस चीज़ की कमी थी। उन्होंने अपने रॉ मटेरियल को यहाँ से उसकी कमी पूरी करने के लिए यहाँ पे आए, जैसे सिल्क रूट भी उन्होंने इसी वजह से मुतारफ किया कि वो सिल्क की ट्रेड करते थे। ओके ओके, तो टू सम एक्सटेंट ठीक है जी आपका। देखें, ये मैं आपको वही बताऊंगा कि ये सवाल डिबेटेबल है, ये कोई मैथ्स नहीं है कि एक ही जवाब है इसका, 2 + 2 = 4 है। ये डिबेटेबल है, इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास एविडेंस कितना स्ट्रांग है, आपके पास आर्ग्यूमेंट कितने स्ट्रांग है, ठीक है। एंड और कोई एक वजह नहीं है, देयर आर नंबर ऑफ रीजंस। मतलब आप उसमें आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर दैट वाज द एज ऑफ इंपीरियल एक्सपेंशन, और उसमें लैंड वाज पावर, आप जितनी लैंड कैप्चर करेंगे उतनी आपकी टेरिटरी बढ़ेगी। तो एक तो क्राउन जो है, जो रॉयल्स हैं, द यूरोपियन रॉयल्स, दे वांटेड टू एक्सपैंड देयर टेरिटरी। लेकिन इंडिया ही स्पेसिफिकली क्यों, अब इसमें मेरा एक रीजन है, मतलब यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू अगेंस्ट माय रीजनिंग, लेकिन इसमें मेरा जो रीजन है वो ये है कि अगर आप यूरोप का क्लाइमेट देखें, यूरोप का क्लाइमेट देखें तो उसमें मतलब उनकी डाइट देखें, और स्पेशली द नीड टू प्रिजर्व द मीट एंड ऑल द प्रोडक्ट, क्योंकि रेफ्रिजरेटर तो था नहीं उस वक्त, तो दे नीडेड स्पाइसेस, ठीक है ना, ताकि आप मटेरियल को प्रिजर्व कर सकें, और इस चीज की बहुत डिमांड थी यूरोप में। तो अल्टीमेटली डिफरेंट कंपनीज वर फॉर्म्ड के जो स्पाइसेस को ट्रेड इन करें, ठीक है। एक तो ये वजह हो सकती है। अब यहाँ पे किसी ने कहा है कि जी इंडिया वाज द गोल्डन बर्ड, इंडिया गोल्डन स्पैरो, आप ये मैं समझता हूँ एक बेहतर वोकेबलरी का वर्ड है, बिकॉज इंडिया की लैंड आप देख लें कितनी फर्टाइल है, यहाँ पे मॉनसून है, और ट्रेडिशनली जो भी एम्पायर उसने इंडिया को कंट्रोल किया है, दैट हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ द रिचेस्ट एम्पायर। और इसकी रीजनिंग मेरे पास ये है कि अगर आप अकबर का पीरियड देखें, और अकबर की काउंटर पार्ट है क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट, ये देखें ना, क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट है 1600 में, अगर आप ये पेंटिंग बनाई होगी सन 1600 में, तो औरंगजेब जो अकबर है और क्वीन एलिजाबेथ, अगर इन दोनों की एम्पायर का रेवेन्यू आप चेक कर रहे हैं, तो अकबर वाज मोर पावरफुल देन हर। तो द पॉइंट इज कि जहां पे जो भी गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी वो जाहिर है टैक्स करेगी, टैक्स करेगी तो उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो दैट वेल्थ विल बी ट्रांसलेटेड इनटू मिलिट्री पावर, तो अल्टीमेटली great power, ambition and all such things। तो इंडिया हैड ऑल दोस थिंग, और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया को मतलब आप कर सकते हैं। तो देर आर नंबर ऑफ रीजंस यू कैन से कि यहाँ पे रिवर्स हैं, यहाँ की फर्टिलिटी है, यहाँ पे रॉ मटेरियल है, यहाँ पे स्पाइसेस हैं, फिर यहाँ के प्रोडक्ट आप लेके आप मजीद दुनिया में आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। यू कैन टेक वो जो है चाइना में क्या करते थे, कोकेन करते थे, या कौन सा प्रोडक्ट था, चाइना में वो करते थे, ट्रेड करते थे, और वहां से चाइनीज सिल्क लेके वापस यूरोप जाते थे। तो यू कैन, हाँ, ओपीएम जो था, ओपीएम दे यूज्ड टू ग्रो ओपीएम हियर एंड देन दे यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट इट टू चाइना, जिसकी वजह से ओपीएम वॉर्स भी हुई। फिर चाइना से सिल्क लेके उसके बदले में वो सिल्क यूरोप पहुंचाते थे। तो नंबर ऑफ रीजंस, खैर, एनीवेज द पॉइंट इज कि बहुत ज्यादा यूरोपियंस यहाँ पे आए इसी चीज की वजह से, स्पेशली दे केम हियर फॉर ट्रेड। और ये आप मैप देखें तो मैप में ये डिफरेंट सेटलमेंट्स आपको नजर आएंगे, एंड व्हाई दीज सेटलमेंट्स आर ऑन द कोस्ट लाइन, बिकॉज ये देखें इनका ट्रेडिशनल रूट जो है दैट वाज थ्रू सी। तो दीवर द यूरोपियन नेशंस, दे वर सी फेरर्स। सी फेरर कहते हैं कि जिनकी नेविगेशन और ये शिप्स वगैरह चलाते हैं, और इनके ये स्किल्स जो हैं, सी फेरिंग स्किल्स बड़े अच्छे हैं। तो ट्रेडिशनली दे सेटल ऑन द कोस्ट। अब डिफरेंट जो है वो सेटलमेंट्स यहाँ पे एग्जिस्ट होगी, और ये सेटलमेंट्स आप टाइमलाइन देख लें, मतलब दे स्पैन ओवर अ पीरियड ऑफ, इसमें कौन कौन सी हैं, फ्रेंच सेटलमेंट, डच सेटलमेंट, डेनिश सेटलमेंट्स, पोर्चुगीज हैं, और एंड डिफरेंट। तो अल्टीमेटली आपस में इनकी जंग लग पड़ी, एंड और जो इनकी सेटलमेंट्स थी, दे एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज ओवर हियर। अब फैक्ट्री जब हम पढ़ते हैं ना, फैक्ट्री डज नॉट मीन के, अब ये देखें ये फैक्ट्री है 1608 की ये तस्वीर है, इसमें ये इंग्लिश फैक्ट्री है। अब आप कहें कि सर इसकी चिमनियां किधर हैं, धुआं कहाँ से निकल रहा है, ये वो वाली फैक्ट्री नहीं है जो आप समझते हैं जी कारखाने लगे हुए हैं, अंदर मशीनें घूम रही हैं। फैक्ट्री मीन स्टोरेज हाउसेज। हो सकता है कि ये अब पिक्चर को एनालाइज करना सीखें,
ठीक है, पिक्चर टेल्स अ लॉट, और ये आपकी मेमोरी में अल्टीमेटली सिंक कर जाता है, आपको भूलती नहीं। Now you can see over here what I can assume is the goods are being transported over here for onward transmission to Europe through ships. तो ये स्टोरेज हाउसेस को फैक्ट्रीज बेसिकली कहते थे। अच्छा, अब यहाँ पे जो है अंग्रेज, ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं आती। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तरह से कंपनीज बनाती है, ठीक है, इट क्रिएट्स नंबर ऑफ कंपनीज। अच्छा, उसमें से एक कंपनी होती है EIC, दैट वाज गिवन मोनोपोली ऑफ ट्रेड, यानी कि उसको ठेका मिल जाता है कि जी आप ट्रेड करें, आप ईस्ट पे ट्रेड कर सकते हैं, दिस इज द ईस्ट। और यहाँ पे ट्रेड की मोनोपोली जो है, ट्रेड की पावर, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। और उसको चार्टर कब मिलता है? चार्टर मतलब परमिशन, या जिस तरह गवर्नमेंट ठेका दे जो है देती है, आप, मैं आपको आम लफ्जों में बता रहा हूँ, ठीक है, ठेका देती है दिस विमेन, एंड शी इज हु, शी इज क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट, ठीक है जी, क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट। औरंग, ये अकबर की काउंटर पार्ट भी है, और ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये बिहाइंड यू कैन सी द नेवल शिप्स और मर्चेंट वेसल्स। सो दिस इज द मॉडर्न, द मेकिंग ऑफ मॉडर्न यूरोप, ठीक है ना, जो मतलब इंपीरियल यूरोप सही लफ्ज है। तो सन 1600 में क्वीन एलिजाबेथ चार्टर देती है ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, और अल्टीमेटली 1612 में जो है गवर्नर ऑफ गुजरात, उस वक्त कौन होता है? शाहजहां होता है। गुजरात किधर है? मेरे ख्याल ये गुजरात है, ठीक है, ये गुजरात है। गवर्नर ऑफ गुजरात फिर इनको परमिशन देता है कि जी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, और इस तरह अल्टीमेटली जो है वो व्हाट हैपेंस कि इनकी सेटलमेंट्स बढ़ती जाती हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश, दिस इज सूरत, ये जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई है यहाँ पे फैक्ट्री की, ठीक है, ये सूरत है, और डिफरेंट स्टेशंस जो हैं डिफरेंट यूरोपियन पावर के कंट्रोल में होती हैं। लेकिन द इंग्लिश सेटलमेंट्स वर मोस्ट प्रॉब्ली, अब आप देखें जो बरतानिया का जो झंडा है, इंग्लिश फ्लैग इज दिस रेड क्रॉस, वो ज्यादा आपको इधर नजर आएंगे बंगाल वाले एरिया में, ठीक है ना। यहाँ पे आपको फ्रेंच नजर आएंगे, ठीक है ना, इधर इस इलाके में। बट ओवर हियर यू विल सी द कंसंट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश सेटलमेंट्स। और इसी वजह से अंग्रेजों ने, अब अंग्रेजों से मेरा मुराद अब ये है जो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश की एक्सपेंशन भी बंगाल से शुरू होती है, और इस तरह इस रूट, ये वाला रूट फॉलो करती है। अगर आप ये पॉइंटर को देखें, ये वाला रूट फॉलो करती है, एंड सिंक इनटू सेंट्रल इंडिया। यहाँ पे टीपू सुल्तान से क्लैश करते हैं ये, एंड देन अल्टीमेटली दे रीच टुवर्ड्स सिंध एंड पंजाब। इसी वजह से यहाँ की बैटल्स पहले होंगी और ये वाली बैटल्स बाद में होंगी। अब आपको ट्रिक समझ आ गई ना कि किस तरह मैंने इसको मैप आउट किया, ठीक है। सर मैप शो नहीं हो रहा। इन शो नहीं हो रही है आप लोगों को? नहीं सर, हो क्वीन रहा है। एलिजाबेथ की पिक्चर हो रही है बिल्कुल। हो रहा है सर क्यों? स्क्रीन किसको शो नहीं हो रही, जस्ट बताए। सर मुझे हसीब अहमद। बाकियों को हो रही है शो? यस सर। Yes, sir. हसीब, आप कोई रिफ्रेश करें या डू समथिंग, क्योंकि बाकियों को सर तो मैं हो रही दोबारा है। ज्वाइन करता हूँ। जी प्लीज आप दोबारा ज्वाइन कर लें, ठीक है। थैंक यू। अब अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस कि जिस तरह जो वेयर वाज है, हाँ, तो ब्रिटिश जो है पहले वो बंगाल कैप्चर करते हैं, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो फिर जो है अपनी एक्सपेंशन करते हैं टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड, ये उनका रूट होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्सपेंशन जो है वो इतनी आसानी से नहीं होती, क्योंकि एक्सपेंशन करने के लिए आपको दो कुव्वतों से आपको फाइट करना पड़ेगा। सबसे जो ज्यादा सेटलमेंट्स थी या ब्रिटिश की थी या फ्रेंच की थी, और ब्रिटिश और फ्रेंच एक दूसरे के पहले ही दुश्मन थे यूरोप में। तो लिहाजा जहां जहां इनकी आपस में इनकी जो फौजें हैं वो टकराती थी, तो they used to fight against each other। इवन के कनाडा में जो ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनीज थी, जहां जहां आमने सामने आती वो फाइट करती। और आपको पता है कि इनकी यूरोप में भी जंगें लगी रही, इंडिया में भी दे क्लैश्ड विद ईच अदर, और इन दोनों ने ऑपोजिट अलायंसेस भी बनाई हुई थी, क्योंकि उस वक्त यहाँ पे जब अंग्रेज यहाँ पे आके सेटल होते हैं तो यहाँ पे मुगल एम्पायर थी, इवन इन बंगाल। तो जाहिर है जब अंग्रेज इन्होंने जब अपनी एक्सपेंशन की, दे केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? 1757 की, ठीक है जी, 1757 की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ये बंगाल है।
इज बंगाल, ठीक है। यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है पलाशी, बड़ा स्ट्रेंज नेम है, बंगाली नाम होएगा शायद, पलाशी नाम है। अच्छा, पलाशी जो है वहां पे बैटल होती है 1757 में, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस द नवाब ऑफ बंगाल, नवाब सिराजुद्दौला, और उसको मॉडर्न हिस्ट्री में क्या कहते हैं, बैटल ऑफ प्लासी। दिस इज मोस्ट प्रोबब्ली द बैटल ऑफ प्लासी, आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं। और ये मतलब हाउ आई एम सेइंग कि ये इंडियन एलिफेंट्स हैं एंड दीज ब्रिटिश कॉलम्स यू कैन सी ओवर हियर, द ब्रिटिश इन्फेंट्री। लेकिन इट वाज वेरी ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बैटल है, बिकॉज इन दिस बैटल द नवाब ऑफ बंगाल, नवाब सिराजुद्दौला, अब ये स्टूडेंट्स आप लिख लें काइंडली, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, पिक्चर्स इसलिए हैं ताकि आप बोर ना हो, आपकी जो है ना वो इंटरेक्शन लेक्चर में वो जुड़ी रहे आप। लेकिन आप जो इन्फॉर्मेशन है वो अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस आई कुड नॉट राइट, बट यू शुड राइट ऑन सेपरेट पीस ऑफ नोट्स। अच्छा, 1757 का ये दौर है, ये जंग हो रही है, दिस इज बैटल ऑफ प्लासी एंड दिस इज हैपनिंग इन बंगाल। नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जनरल है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक आप समझ लें सेमी गवर्नमेंट कंपनी थी एक, जिसकी अपनी फौज भी थी, ठीक है ना, जो आप हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, लाल कोटों वाले, रेड कोट्स। तो नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव जो है ना, नवाब सिराजुद्दौला की फौज में एक उसका जनरल होता है, उसका नाम होता है मीर जाफर। अब उस पे आपको पता है ना कि कई दफा शेर व शायरी में भी उनका जिक्र आया है कि जी वो बंदा मीर जाफर और एंड सो ऑन, उसने अपने नवाब सिराजुद्दौला को चीट किया और अपनी फौजें नहीं मूव की, इस तरह की कोई बात। तो नवाब सिराजुद्दौला वाज चीटेड बाय मीर जाफर। और अब मुझे नहीं पता इस पिक्चर में कहाँ पे मीर जाफर होगा, बट आई एज्यूम दैट दिस फोर्स इज फाइटिंग एंड दिस इज स्टेशनरी, मोस्ट प्रोबब्ली दिस विल बी द मीर जाफर, इट कुड बी एनीथिंग, आई डोंट नो। लेकिन मीर जाफर की डिसेप्शन की वजह से, ट्रेचरी की वजह से दे लॉस्ट द बैटल, और फिर अल्टीमेटली दिस एरिया वाज एंटायरली एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्रिटिश। अब उनके पास ये बंगाल वाला सारा एरिया आ गया, ठीक है। और फिर होता क्या है कि जी फिर वो अपनी मजीद एक्सपेंशन आगे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे एक जगह होती है बक्सर, तो यहाँ पे होती है 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है जी, वर्सेस द मुगल एम्परर शाह आलम टू। शाह आलम कौन है, लेट्स सी, शाह आलम टू, हाँ ये वाला, ठीक है जी, शाह आलम टू, दिस पर्सन। इसके दौर में यहाँ पे होती है बैटल ऑफ बक्सर, ओवर हियर, बक्सर यहाँ पे कर, ये भी गांव का नाम है, जगह का नाम। अगेन द ब्रिटिश वर विक्टोरियस, ठीक है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे बैटल होती है, तो ये वाला ऑलमोस्ट एरिया इनके कंट्रोल में आ जाता है, एंड दिस एरिया इज बांग्लादेश प्लस सम इंडियन टेरिटरी। तो यानी कि नाउ द ब्रिटिश हैव अ साइजेबल टेरिटरी, उनके पास टेरिटरी आ गई है। अब उनके पास टेरिटरी आ गई है, उन्होंने उस टेरिटरी को चलाना है, वहां पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लेके आएंगे, वहां पे वो अपने कानून नाफिज करेंगे, इस तरह की चीजें। सो दे स्टार्टेड टू जो है अपॉइंटिंग, दे स्टार्टेड टू अपॉइंट गवर्नर जनरल्स इन इंडिया। अब गवर्नर जनरल जो है ये बेसिकली ही वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो टेरिटरी कंट्रोल की हुई थी उसको रन करता था। ही वाज आंसरेबल टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके थ्रू ये चल रहा था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि सेमी गवर्नमेंट टाइप कंपनी थी, तो इट रिमेन्ड अंडर द द जनरल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जिस तरह हमारे यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट कंपनीज प्राइवेट वो उस तरह से बन जाती हैं, publicly listed companies, लेकिन still they have to follow the policy of the government। तो इस तरह की आप कोई इमेजिन कर लें ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल, ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं कर रही थी। तो गवर्नर जनरल्स जो अपॉइंट किए, दीज आर द मेन गवर्नर जनरल्स दैट वर अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश, तो बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब ये सारा सिलसिला कहाँ से शुरू होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम वॉरेन हेस्टिंग्स, द फर्स्ट गवर्नर जनरल, एंड इट एंड्स अप टिल लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पे पता नहीं इसने क्यों नहीं यहाँ पे मेंशन किया, बट ओवर हियर शुड बी लॉर्ड माउंटबेटन। एनीवेज, अब हमने जो पढ़ना है ना कि आहिस्ता आहिस्ता व्हाट हैपेंस के 1757 में बैटल ऑफ प्लासी ओवर हियर, बक्सर ओवर हियर ना, अब यहाँ पे करके कहीं दिल्ली आता है। तो अल्टीमेटली यू विल सी कि दे आर एक्सपेंडिंग एंड एक्सपेंडिंग एंड एक्सपेंडिंग, तो अंग्रेज यहाँ पे एक्सपैंड करते जाते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस के
जहां जहां जो जो एरिया कंट्रोल करते हैं वहां पे अपने लॉज लेके आते हैं, ठीक है, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन होती है इनकी। तो इन 1803 जब ये दिल्ली तक पहुंचते हैं तो दे कैप्चर दिल्ली एज वेल, अभी मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। और अपने जहां पे लॉज इंप्लीमेंट करते हैं उसमें से सम ऑफ द लॉज आर, वो सती को बैन करते हैं, सती आपको पता है ना, कस्टम एक्ट। फिर इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि मुगलों के जमाने में पर्शियन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस के यहाँ तक आगे, देन दे मूव ओवर इनटू पंजाब। यहाँ पे आई थिंक पंजाब का, लेट्स टेक दिस मैप, ओके। अच्छा, यहाँ पे वो 1803 तक दिल्ली पे आ गए और ये पंजाब है साथ। तो फिर अपनी एक्सपेंशन को क्योंकि ये आगे लेके जाते हैं तो ये फिर सिंध कॉन्कर करते हैं और पंजाब कॉन्कर करते हैं। जब पंजाब करते हैं दे अल्टीमेटली क्लैश विद रंजीत सिंह इन 1839, ठीक है। सॉरी 1839 में रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है, नॉट क्लैश विद, मैं लेट मी रीफ्रेज माय वर्ड। 1839 में रंजीत सिंह की डेथ होती है, उसके सक्सेसर्स जो होते हैं दे क्लैश विद द ब्रिटिश। तो 1846 में ये लाहौर कैप्चर कर लेते हैं एंड इन 1849 दे कैप्चर सिंध एज वेल। अच्छा जी, रब नवाज, इसको चेक कर लें आप, मेरे पास जो डाटा है उसमें 1839 इज द ईयर ऑफ डेथ ऑफ रंजीत सिंह। बहरहाल आप चेक करें, अगर 1849 ही डेट है तो फिर आप इसमें ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा विद द सोर्स। थैंक यू, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा गवर्नर जनरल्स के बारे में बता दूं, क्योंकि गवर्नर जनरल्स जो हैं स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा हैं। अब आप इसमें क्या याद रखेंगे क्या नहीं याद रखेंगे, मैं आपको बताता हूँ इसमें से पढ़ने वाली चीज़ क्या है, ठीक है। आपने परेशान, लेट्स सी व्हाट इज द ठीक है स्टूडेंट्स, पहले तो आपको सवाल पूछेगा कि जी गवर्नर जनरल फर्स्ट कौन है, वो आपने याद कर लेना, वॉरेन हेस्टिंग्स। अच्छा, समटाइम्स अब आप देखें ना, वॉरेन हेस्टिंग्स से डायरेक्टली वो आ गए कॉर्नवालिस पे। बाज़ औक़ात वो पूछ लेता है सेकंड गवर्नर जनरल कौन है, हम कॉर्नवालिस हम ऑप्शन लगा देते हैं। लेकिन बीच में एक गवर्नर जनरल आता है बहुत थोड़े अरसे के लिए, मतलब अ फ्यू मंथ्स यू कैन से। नाउ ही इज मैकफरसन, वो यहाँ पे आपने सेकंड गवर्नर जनरल ऐड कर देना। वो यही ट्रिक करता है कि हमने अगर जल्दबाजी में कोई लिस्ट पढ़ी है तो उसमें हम कॉर्नवालिस लगाएंगे, लेकिन बीच में मैकफरसन है। मैं इसकी स्पेलिंग लिख देता हूँ, मैक। नाउ दिस इज समथिंग दैट, जिसने नंबर कटवाए हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स के, मैं इसलिए यहाँ पे लिख पर्सन। ठीक है, ये कुछ मंथ्स के लिए आता है। अगर तुम ऑप्शंस में मैकफरसन लिखा हुआ है तो आप मैकफरसन लिखेंगे, अगर मैकफरसन नहीं है तो फिर कॉर्नवालिस इज द राइट आंसर। आप लोग मेरी बात समझ गए ना स्टूडेंट्स? सेकंड नंबर पे मैकफरसन आता है, यस अगर सर। मैकफरसन ऑप्शन में नहीं है तो फिर कॉर्नवालिस को लिखना है। ये चीज आपने ध्यान से करना है। इसी वजह से फिर हम समटाइम्स हम कहते हैं कि जी हमने तो जवाब ठीक लिखा है, पता नहीं उसने हमारे नंबर वहां से किस तरह कट गए। तो ये कुछ टेक्निकल वजह है। अच्छा, कॉर्नवालिस पे आ जाए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस पे आपने ये याद रख लेना है कि जी इस बंदे ने सिविल सर्विस इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप आ जाएं वेलेस्ले पे। अच्छा, वेलेस्ले का आपने याद रख लेना है कि ही फाउंडेड द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता, ठीक है जी, कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज। अच्छा, कौन सी जबान की फरोग के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज में काम हुआ? ये हिंदी सर। आपकी मेरा ख्याल है उर्दू है, उर्दू 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 सर, उर्दू उर्दू। है, उर्दू है, ठीक है सर ना। कौन सा कॉलेज है सर? फोर्ट विलियम कॉलेज, ये वेलेस्ले ने जो है वो किया इंट्रोड्यूस, ठीक है। ही फाउंडेड द फोर्ट विलियम कॉलेज जी। फिर आप दोबारा, फिर इसके बाद कॉर्नवालिस आता है, वो नहीं लिखा हुआ इधर। फिर जॉर्ज बार्लो आता है, वो भी नहीं लिखा, भूल जाए उसको, वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि बीच में स्किप हुए हैं। देखे ना, 1825 से 1828 पे आ गया। वो बीच के जो हैं ये दो लोग हैं, वो अक्सर मेंशन नहीं किए जाते, नहीं सर कुछ मोस्टली किया तीन ही उन्होंने। पूछते हैं वो, जो एक तो कर्जन है, सेकंड वो है क्या नाम है जो एंड पे मैं आ रहा आपको है, लॉर्ड माउंटबेटन है। ये दो तीन ज्यादा आते हैं। मैं आपको सारे करा रहा हूँ ना, जो जो देखिए हमने ये लिस्ट है ना, आप इस लिस्ट को सारी को याद करने में मैं आसानी पैदा कर रहा हूँ कि
जी आवाज आ रही है? जी Yes, जी sir, सर आ आ रही रही है आवाज। यस सर। अच्छा, मैं थोड़ा सा जो है ना इसको इजी कर रहा हूँ कि किस चीज पे आपने ज्यादा फोकस करना है। वैसे तो आपने पढ़ना सारा ही है, लेकिन ज्यादा जो सवाल आते हैं वो मैं गवर्नर जनरल्स के अकॉर्डिंगली मैंने उसको डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है जी। इसके बाद एमहर्स्ट आता है और कौन सा है, हाँ विलियम बेंटिक, ये वाला। इसने जो है ना सती को बैन किया था। सती आपको पता है क्या होता है? वो कस्टम होता है कि जी अगर कोई जो है कोई किसी औरत का अगर हस्बैंड फौत हो जाए हिंदू कस्टम में जो है, तो उसको साथ जला दिया जाए या उसको इस तरह से मार दिया जाए साथ। तो वो कस्टम जो है ना इसने बैन किया था। तो वो अक्सर पूछ लेता है व्हेन वाज सती बैन इन 1829। अब हाँ 1829 एंड समटाइम्स वो पूछ लेगा जी गवर्नर जनरल कौन था, तो वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद आप आ जाएं मेट काफे, वो भी नहीं लिखा हुआ, छोड़ दें। ऑकलैंड भी नहीं लिखा हुआ। एलन ब्रो क्यों नहीं लिखा हुआ? दैट इज समथिंग अनयूजुअल। लॉर्ड एलन ब्रो का है टाइम पीरियड 1842 टू 44। अच्छा यहाँ पे स्किप हुआ हुआ है, ठीक है। विलियम बेंटिक के बाद, विलियम बेंटिक के बाद दो और गवर्नर जनरल हैं, वो नहीं लिखे हुए। थर्ड गवर्नर जनरल भी इसने नहीं मेंशन किया हुआ, एंड दैट इज लॉर्ड एलन ब्रो। ठीक है, लॉर्ड एलन ब्रो के जमाने में अक्सर सवाल आता है कि जी सिंध किसके दौर में फतह हुआ, मतलब किसके दौर में अंग्रेजों ने कैप्चर किया। ही वाज लॉर्ड एलन ब्रो। उसके हद तक यहाँ तक चीज आती है, वो जस्ट मेंशन कर लें आप। फिर आ जाते हैं जी लॉर्ड हार्डिंग। डलहौजी से पहले डल लॉर्ड डलहौजी से सिंध पहले सर आता है किसने लॉर्ड कैप्चर हार्डिंग। जी सिंध किसने सर कैप्चर किया था, कौन सा लॉर्ड था? लॉर्ड एलन ब्रो, मैं आपको लिख देता हूँ। अब देखिए ना, यही तो चीज होती है कि इवन के बुक्स में भी नहीं उसने मेंशन किया होता सही। अब इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा मुश्किल। LENBOR, लॉर्ड एलन ब्रो। हाँ जी, इन्होंने डेट सही बताई थी पहले। 1843 में सिंध वाज कैप्चर्ड, और जो गवर्नर जनरल था ही वाज लॉर्ड एलन ब्रो। अब इंटरेस्टिंगली एक एफपीएससी का सवाल है। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज बताऊंगा। एफपीएससी का एक सवाल मैंने देखा, उसमें लिखा हुआ कि जी पेकावी का क्या मतलब है। अब ये इंडो पाक हिस्ट्री का है, तो मैं परेशान, मैंने कहा जी ये कहाँ से चीज उसने निकाल ली, ये किस किताब में ये लिखा, व्हाट इज दिस पेकावी। तो हुआ ये था कि चार्ल्स नेपियर, फिर मैंने इसको थोड़ा सा स्टडी किया और आई थिंक दिस इज द अप्रोप्रिएट टाइम टू डिस्कस। चार्ल्स नेपियर ही कॉन्कर्ड सिंध इन 1843, और फिर ये अपने हेडक्वार्टर मतलब पीछे गवर्नर जनरल को टेलीग्राम भेजता है, एक लफ्ज का टेलीग्राम, पेकावी। ठीक है जी। अच्छा, पेकावी का अगर आई थिंक ये लैटिन या इटालियन वर्ड है, समथिंग लाइक दैट। इसका मतलब है आई हैव सिंड, आई हैव सिंड, कि मैं मतलब मुझसे गुनाह हो गया है। अब जब वहां टेलीग्राम जाएगा और इस कॉन्टेक्स्ट को रखते हुए कि जी चार्ल्स नेपियर साहब उधर गए हैं कि सिंध को कॉन्कर करने, तो व्हाट विल बी द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पेकावी। अब देखें ना, बड़ा ही शॉर्ट, एंड यू कैन आई मीन अपलॉड द ब्रेविटी, यानी कि कॉन्साइजनेस ऑफ चार्ल्स नेपियर, के उसने एक वर्ड का टेलीग्राम भेजा और उसमें था आई हैव सिंड। इट मीन्स कि अगर उस कॉन्टेक्स्ट में उसको डिसाइफर करेगा दिस पर्सन लॉर्ड एलन ब्रो, तो ही विल एज्यूम के ही मीन्स टू से आई हैव सिंध। आप समझ गए ना? दिस इज द स्टोरी बिहाइंड। और इस सवाल ने बड़ा मुझे खपाया था, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई कि जी पेकावी कहाँ से आ गया इंडो पाक हिस्ट्री में। तो ये एक सवाल है जो कि एक दफा मैंने देखा था, लेकिन ये आ कभी भी सकता है, कुछ भी नहीं इसके बारे में कहा जा सकता। अच्छा आगे चलते हैं। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग नहीं लिखा हुआ, डलहौजी से पहले लॉर्ड हार्डिंग आता है। लॉर्ड हार्डिंग के दौर में पंजाब कॉन्कर होता है। ठीक है, यानी कि लाहौर वाज कैप्चर्ड इन 1846 बाय द ब्रिटिश। और इंटरेस्टिंगली आप देखें, जब लाहौर कैप्चर होता है तो सिखों का रूल जो है वो लाहौर में अपना पूरे पंजाब में होता है, ऑलमोस्ट द टेरिटरी ऑफ पंजाब। तो उनके पास कश्मीर भी होता है। अब जब अंग्रेज कैप्चर करते हैं इसको पंजाब को, तो जो सिख होते हैं दे आर अनएबल टू पे द वॉर एक्सपेंडिचर। जाहिर है ना, जो हार जाता है उससे फिर पैसे लिए जाते हैं कि जी इतनी तबाह बर्बादी हुई है, आपकी वजह से हुई है।
उनसे पैसे लिए जाते हैं, तो उनके पास वो थे नहीं रकम, उन्होंने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं, आप हमसे कश्मीर ले लें। तो कश्मीर देन वाज गिवन टू द ब्रिटिश, और ब्रिटिश आगे इसको बेच देते हैं किसे, गुलाब सिंह को, इन 1846 फॉर 1 मिलियन, 75 मिलियन नानक शाही रुपीज। चेक कर लीजिएगा 7.5 है या 75 है, अब ये आपने चेक कर लेना, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद। एंड इट वाज सोल्ड टू गुलाब सिंह, और इसी वजह से फिर वहां पे नॉन मुस्लिम रूल जो है कश्मीर में रहा है अंटिल 1947। दिस इज द शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, मैं जस्ट आपको एक हैंड्स अप दे रहा हूँ, एक सॉरी थम्स अप दे रहा हूँ कि जी ये चीजें किस तरह से हैं। अच्छा जी, लॉर्ड हार्डिंग तो इस चीज के लिए मशहूर है, इसके दौर में पंजाब कैप्चर हुआ। नाउ कम्स लॉर्ड डलहौजी। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी किस लिए फेमस है? डी फॉर डलहौजी, डी फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन होता है जी, आप समझ लें कानून, रूल, ठीक है ना, एक कायदा, समथिंग लाइक दैट। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये था, इसने एक अजीबोगरीब एक प्रिंसिपल, अपना ही प्रिंसिपल निकाल लिया, जिसमें लिखा हुआ था कि जी अगर कोई अगर कोई इंडियन किंग जो है, अगर उसकी डायरेक्ट औलाद नहीं है, अगर उसका कोई मेल हेयर नहीं है, अगर किसी इंडियन महाराजे का, इंडियन किंग का, इंडियन प्रिंस का अगर कोई मेल हेयर नहीं है, अगर उसका कोई जो है मेल बेटा, मतलब उस तरह से वो नहीं है, तो वो जो उसकी जो सल्तनत है, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश। अगर आपकी नस्ल में से एक मेल हेयर स्किप हो गया, यानी कि लैप्स पड़ गया आपकी आपकी जो है लाइन ऑफ सक्सेशन में से, तो वो ऑटोमेटिकली वो जमीन किसको चली जाएगी, वो आपकी जो रियासत है वो किसको चली जाएगी, अंग्रेजों को चली जाएगी। तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम, एक जो थी ना, दिस वाज इनफैक्ट वन ऑफ द कॉज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि कई ऐसी जो है वो स्टेट्स थी इंडियन प्रिंसेस की, जो कि एनेक्स कर ली गई थी, ठीक है ना, जबरदस्ती ले ली गई थी कि जी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे ये फॉल कर रहा है। और इसने या इंडिया में, हाँ एक अच्छा इसने काम ये किया, इंडिया में रेलवेज इंट्रोड्यूस कर, टेलीग्राफ कर, लेकिन उसका मकसद यही था कि जी अपने रूल को स्ट्रेंथन किया जा सके। तो ही कैन बी कॉल्ड एज अ मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। अच्छा, अब इसके बाद लॉर्ड डलहौजी का जैसे ही यहाँ पे टेनोर खत्म होता है, लॉर्ड कैनिंग आ जाता है। लॉर्ड कैनिंग जब आता है तो एक इंटरेस्टिंग इवेंट ये होता है कि लॉर्ड कैनिंग के दौर में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाती है। अब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये क्या है? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने ही सोल्जर्स होते हैं, वो बेसिकली रिवोल्ट कर देते हैं, बगावत कर देते हैं अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ। और उसकी नंबर ऑफ रीजंस आप कह सकते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, फिर एक जनरल सेंस ऑफ रिजेंटमेंट थी अगेंस्ट द ब्रिटिश के जी ये बाहर से आए हैं, हमें कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना, उनका एटीट्यूड भी सही नहीं था। फिर बाहर से यूरोप से मिशनरीज यहाँ पे आए। मिशनरीज आपको पता है ना, तबलीगी जमात वाले, क्रिश्चियन तबलीगी जमात वाले, कि जी यहाँ पे हमने जो है वो क्रिश्चियन मजहब को फैलाना है। तो देयर वाज अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड रिजेंटमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। लेकिन जो ट्रिगर पॉइंट ये बना कि जो ब्रिटिश थे, दे इंट्रोड्यूस्ड एनफील्ड राइफल कार्ट्रिज। यानी कि आपको पता है ना कि पुराने जमाने की जो आज से 200-250 साल पहले जो बंदूकें थी जो इस्तेमाल होती थी, कि तो उसके अंदर वो मैगजीन जो डलता था, उसके अंदर बुलेट्स जो डलती थी, दैट वाज अ मेटल बॉल। उसको प्रोपेल करने के लिए बारूद भरा जाता था गोली में, जो अपना गन है उसमें बारूद भरा जाता था। तो बारूद जो है एक साशे पैक में आता था, वो बारूद जो है उसको डालने के लिए जो सोल्जर्स थे, सीपॉयज, सिपाही जिन्हें हम कहते हैं, जो अंग्रेज हैं अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के, दे कॉल देम सीपॉयज। जो दीज आर द सीपॉयज, जो सीपॉयज हैं ये अपने दांतों से उसको फाड़ के और बारूद भरते थे। लेकिन उसको बचाने के लिए फ्रॉम वाटर, नमी से बचाने के लिए उसको उसको कोट कर दिया जाता था, उसको जो है पेंट कर दिया जाता था विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग। अब ये चीज प्रॉब्लमेटिक क्यों थी? जो इंडियन सोल्जर्स थे जो कि उन्होंने भर्ती किए थे अपने ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक ये थी कि जब उन्हें फाड़ने के लिए, जब उन्हें मुंह में डालनी पड़ती थी वो चीज, वो गन पाउडर जो है, वो मैगजीन जो है, जब उन्हें मुंह में डालना पड़ता था बारूद निकालने के लिए, तो ऑब्वियसली द मुस्लिम सोल्जर्स दे विल टेस्ट द फैट ऑफ पिग, द हिंदू सोल्जर्स
दे विल टेस्ट द फैट ऑफ काउ, और ये दोनों चीजें फॉरबिडन है। पिग इज फॉरबिडन फॉर द मुस्लिम्स एंड काउ इज होली और सेक्रेड फॉर द हिंदूज। तो ये चीज इसने ट्रिगर कर दी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि जाहिर है आपने लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ खेला, तो अचानक एकदम से जो है ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये फ्लेयर अप होती है। तो इसको जो मेन सेंटर्स हैं या जो गैरिजन्स हैं, मेन गैरिजन्स दैट केम अंडर फायर, या जहां पे बगावत जो है दैट वाज वेरी पॉपुलर, दीज आर द मेन सेंटर्स। मीरठ हो गया, दिल्ली, औध, झांसी एंड सो ऑन। अब होता क्या है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू होती है इन 10th मई, ठीक है, 1857। 1857 में इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस मीरठ, ये एक जगह है। यहाँ के जो सोल्जर्स हैं, इंडियन सोल्जर्स, ये रिबेल करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती जाती है, डिफरेंट सेंटर्स में रिबेलियन होती है। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस के, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि जो बहादुर शाह 2 है वो एक सिंबॉलिक हेड बना दिया जाता है। लेकिन जाहिर है उस वक्त आप अगर उस वक्त की बात करें तो द ब्रिटिश दे वर फार सुपीरियर, ठीक है, वो एक इंडस्ट्रियल पावर था, तो उनको तो एक बंच ऑफ सीपॉयज अगर रिबेल करें तो एक आप वर्ल्ड सुपर पावर को नहीं आप ऐसे गिरा सकते। तो उनकी मिलिट्री पावर ज्यादा थी, उनके पास रीइंफोर्समेंट्स थी, और स्पेशली इंडियन जो थे सोल्जर्स जिन्होंने रिबेल किया, उनकी आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं थी। तो ड्यू टू अ नंबर ऑफ रीजन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अल्टीमेटली खत्म हो जाती है। मई में शुरू होती है ये, और अल्टीमेटली इन 1857 सितंबर तक ब्रिटिश जो है वो अपने दे टर्न द, मतलब जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का जो है बेसिकली ब्रिटिश दे टेक ओवर द टेरिटरीज जो उनसे जो है विच दे हैड लॉस्ट इन द प्रीवियस मंथ्स। तो सितंबर 1857 में वो दिल्ली दोबारा कैप्चर कर लेते हैं, रिकैप्चर कर लेते हैं। इसी तरह ही द रिबेलियन इज स्लोली इट स्टार्ट्स टू एंड। तो 1858 जून तक द रिबेलियन इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। जून, जुलाई, अगस्त, ये जो महीने हैं इसमें रिबेलियन इज टोटली डिस्ट्रॉयड। लेकिन रिबेलियन जो है, ऑल्दो इट फेल्ड, दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सॉरी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इट फेल्ड, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग था। इम्पैक्ट अगर आप इसका एनालाइज करें तो इम्पैक्ट वाज कि एक इमीडिएट मेजर्स जो है वो मतलब उसमें इंट्रोड्यूस कराता है ब्रिटिश। पहले तो वो ये करते हैं कि जी उन लोगों को वो टारगेट कर लेते हैं कि जिन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हिस्सा लिया, और उनके साथ क्या सलूक होता है ये आप देख सकते हैं पिक्चर में। अभी पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है, मतलब दिस शोज यू हाउ ब्रूटली द इंडियन रेबल्स अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू दे वर एग्जीक्यूटेड। और आप देखें बड़ा ये एक इबरतनाक उन्होंने, और एंड दे डिड इट डिलिबरेटली, ताकि कल को कोई हमारे रूल के खिलाफ जो है वो बगावत ना करे, मतलब इतनी आप दहशत फैला दें। तो यू कैन सी दीज आर द कल्प्रिट्स विच द ब्रिटिश हैड आइडेंटिफाइड, और ये तोपों के सामने खड़े करके इनको उड़ा दिया जाता था। तो आप देखें कि जो बंदा देख रहा होगा तो वो ही विल थिंक 100 times बिफोर रिबेलिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो बड़ा ये एक तो इनका इमीडिएट मेजर ये था। फिर इन्होंने टारगेट ये किया कि किस कम्युनिटी ने जो है दैट वाज ऑन द फोर फ्रंट इन फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, एंड यू कैन सी कि हमारा लीडर कौन था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, बहादुर शाह 2। तो अल्टीमेटली दे परसीव्ड इट नॉट एज एन इंडियन रिबेलियन बट एज अ मुस्लिम रिवोल्ट। फिर उन्होंने, उनकी पॉलिसी ये बन गई कि हमने मुसलमानों को आगे नहीं हमने निकलने देना इस रेस ने। एंड आई कोट, एक गवर्नर जनरल ने फिर बाद में ये भी कहा, दिस रेस इज, मतलब दिस रेस मींस द मुस्लिम रेस इज फंडामेंटली हॉस्टाइल टू अस। उन्होंने पॉलिसीज ऐसी अडॉप्ट की कि इनको कहीं नौकरियां नहीं देनी, इनकी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज मारनी है, ठीक है ना, इनको डिलिबरेटली बैकवर्ड रखना है क्योंकि ये हमारे रूल के खिलाफ है। हाँ, इनको जो है बैकवर्ड रखने के लिए आपने हिंदू कम्युनिटी का साथ देना है। तो दे स्टार्टेड टू अपलिफ्ट द हिंदू कम्युनिटीज। फिर हिंदू कम्युनिटी जो है, हिंदू मिडिल क्लास जो है, दे स्टार्टेड टू प्रॉस्पर। वहां पे उनकी उनकी एक मिडिल क्लास इमर्ज होती है, और फिर यहीं से फिर वो हमसे 2-3 स्टेप्स हमसे वो आगे निकल गए, ठीक है। दीज आर द इन शॉर्ट द एनालिसिस ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद दे डिड वन मोर थिंग यहाँ पे,
I forgot to add the picture of that. लेकिन खैर they did one more thing, वो मैं आपको आगे बताता हूँ. उससे पहले उन्होंने टाइटल चेंज किया. पहले थे गवर्नर जनरल, लेकिन उन्होंने टाइटल चेंज कर दी. यानी कि आप समझ लीजिए लॉर्ड कैनिंग का जो दफ्तर है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हुई है, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो एक नायब का सद आया, उसने दफ्तर की तख्ती को मतलब रिमूव करके जहां पे गवर्नर जनरल लिखा हुआ था उसने लिख दिया वायसरॉय, नाम तब्दील कर दिया. ठीक है ना, जिस तरह डिप्टी कमिश्नर का पहला नाम डीसीओ था, अब दोबारा डिप्टी कमिश्नर हो गया, उसने वो चेंज कर दिया उसका जो है डेजिग्नेशन. तो नाउ ही, अगर आपसे पूछा जाए हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अब ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल, अगर आपको मेरी बात की समझ आ गई है, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो अगर माउंट बैटन नहीं लिखा हुआ तो लॉर्ड कैनिंग. अच्छा, हु वाज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया, अब बताएं क्या जवाब होगा? यही था लॉर्ड कॉनिंग. सर यही लॉर्ड कैनिंग. एग्जैक्टली. तो ये एक साइंस है, लेकिन ऑर्डिनरली नॉर्मली हम कह देते हैं कि जी जो है वो लास्ट गवर्नर जनरल जो है, हम माउंट बैटन को भी कह देते हैं. इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है, क्योंकि उन्होंने डेजिग्नेशन बदला था, और इवन इट इज ओवर रिटन ओवर हियर, ही वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वायसरॉय. तो वायसरॉय का टाइटल जो है, अच्छा वायसरॉय जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, अब वायसरॉय का टाइटल इज इट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स कि ब्रिटिश की अब चेंज क्या हुई. उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल यहाँ पे खत्म कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को फारिग कर दिया कि अब आप रूल नहीं करेंगे इंडिया पे, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल करेगी. ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल करेगी, यानी कि ब्रिटिश क्राउन जो है, जो ब्रिटिश क्वीन जो है उस वक्त कौन थी, क्वीन विक्टोरिया, वो डायरेक्ट रूल करेगी और उसका यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव करेगा. वॉइसरॉय होता है रिप्रेजेंटेटिव. वॉइसरॉय को अगर हम उसमें उर्दू में ट्रांसलेट कर लें तो मेरा ख्याल है खलीफा समथिंग बनता है, कि एक बादशाह के जो है रिप्रेजेंटेटिव है. तो वॉइसरॉय का मतलब यही है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्राउन. अच्छा, एक तो वो ये चेंजेस जो हैं वो लेके आए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एज्यूम द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू बी एग्जैक्ट एज्यूम द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. अच्छा, इस केस में अब हमने हमारा जो अगला फेज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट इज दैट 1857 के अब हमने चले जाना है, मतलब पोस्ट 1857. 1857 से लेके तकरीबन 1900s तक, उसके शुरू तक, ठीक है ना, मुसलमानों की बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश डिलिबरेटली ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं कि जी मुस्लिम रेस को हमने दबा के रखना है, इसने हमारे खिलाफ बगावत की है, ये हमारे रूल के खिलाफ है, क्योंकि हमने इनको डिस्प्लेस किया है इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में. तो बेचारे मुसलमानों की बहुत ही जो है ना बुरी वो एक सवाल एक तरह का आया हुआ था. लेकिन इस सिचुएशन में देयर वर नंबर ऑफ रिफॉर्मर्स एंड वन ऑफ देम इज सर सैयद अहमद खान, एंड दिस इज प्रॉब्ली हिम. ठीक है, सर सैयद अहमद खान जिन्होंने एडवोकेट किया. लेकिन सर सैयद अहमद खान अब यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं. अब आपको पता है कि ही वाज अ वेरी ग्रेट राइटर एज वेल. इनकी जो एजुकेशनल मूवमेंट है, इन्होंने फार्मूला निकाला कि अगर आप लोगों की खस्ता हालत है तो उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप डंडे सोटे पकड़ लें ब्रिटिश के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने रियलाइज कर लिया कि ब्रिटिश आर हेयर टू स्टे, इन्होंने यहाँ पे रहना है. तो ये तो कॉमन सेंस है कि आप जो रूलर हैं आपके, आप उनसे बना के रखें. आप उनसे लड़ेंगे तो अल्टीमेटली नुकसान आपको होएगा. इनकी पॉलिसी ये थी कि रिकंसिलिएशन विद द ब्रिटिश, कि इनके साथ फ्रेंडशिप करके चलें ताकि आपको फायदे मिले, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी इन्होंने देख लिया था कि बहुत ऊंचा जा रही थी. इनकी एक फेमस कोटेशन है, वो खालिद बिन सईद की किताब में लिखा हुआ है कि इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो सब कॉन्टिनेंट है ये एक दुल्हन की तरह है, जिसकी दो आंखें जो हैं, एक हिंदू है और दूसरी आंख मुसलमान है, तो दोनों को इक्वली शाइन करना चाहिए. ठीक है ना. तो इनकी ये अप्रोच थी, मगर मुस्लिम कम्युनिटी बहुत बैकवर्ड थी. तो इन्होंने क्या किया, ही वाज वेरी ब्रेव. मैंने बड़ा बहादुर समझता हूँ. क्यों? उसकी वजह यह है कि एट दैट टाइम, जहां पे आप देख लें कि वाइसरॉय जो है एक फिरौन की तरह रूल करता था, गवर्नर जनरल, उस जमाने में इन्होंने एक एसे लिखा, एसेज ऑन द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट. इसको हम उर्दू में क्या कहेंगे, असबाब बगावत हिंद. एग्जैक्टली. इन्होंने ये ऐसे लिखा, और ऐसे में आप यकीन कर सकते हैं कि उस जमाने में इन्होंने कहा कि जी ऐसे जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का सारा कसूर अंग्रेजों पे है. आप देख लें कितनी बहादुरी है. और उस ऐसे की कॉपी गवर्नर जनरल को गई, गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को गई, फिर इंग्लैंड में भी वो छपी.
वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी गई और members of the royal house also received that copy. So now you can see what a brave man he was. इन्होंने कहा कि जी उसका रीजन ये था कि आपने इंडियंस को कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया जहां पे वो अपने कंसर्न को रेज कर सकें। आपने जब तक उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं दिया तो वो कैसे अपना गुस्सा निकालते। उन्होंने फिर जाहिर है डंडे सोटे पकड़ने, उन्होंने उनको जो है वो नजर आया, उन्होंने तो फिर वही अप्रोच लेनी थी। इन्होंने ये बेसिकली, और ऐसे में आपको पता है ऐसे सिर्फ आप एलिगेशन नहीं लगाते, आप प्रूव करते हैं। ही प्रूव सम विद सम फैक्ट्स एंड फिगर्स और जो भी उनका है तरीकेकार। लेकिन इट वाज अ वेरी ब्रेव थिंग टू डू। इन्होंने डायग्नोज किया कि प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, कि उनके पास पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है ना। इस चीज को एक इंग्लिश मैन पढ़ लेता है और वो कहता है कि यार बात तो सही कर दी इन्होंने कि इंडियंस के पास पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ही नहीं है। और वो जो गोरा होता है, जो सर सैयद अहमद खान का जो ये एसे पढ़ता है, तो वो कहता है कि चलो अगर ये प्रॉब्लम है तो लेट्स गिव द इंडियंस अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। और वो फिर एक सियासी जमात बनाता है। उस जमात का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। नाउ अब मुझे एग्जैक्टली नहीं श्योर, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये एक गोरा आदमी है दरमियान। नाउ दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड यू कैन सी ये मोस्टली जो लोग हैं किस मजहब के आपको लग रहे हैं। यू कैन गेस फ्रॉम द पिक्चर, दे आर द हिंदू मिडिल क्लास, हिंदू मर्चेंट्स, ठीक है, हिंदू ब्राह्मण्स। और मुझे तो यही नजर आ, मतलब दिस इज माय बेस्ट गेस एट दिस टाइम। नाउ दिस इज एन इंग्लिशमैन एंड व्हाट आई सस्पेक्ट इज दैट, आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय whom? इट वाज फाउंडेड बाय एलन ऑक्टेवन ह्यूम। मैं इसकी स्पेलिंग लिख देता हूं। नाउ ही हिमसेल्फ confessed कि I was inspired by the essay of Sir Syed Ahmad Khan. एलन ऑक्टेवन ह्यूम ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था। रिटायरमेंट के बाद यही मतलब ही वाज डूइंग सोशल वर्क और इस तरह की चीजें। मगर इसकी एक हॉबी भी थी। अब हॉबी इज टू इनसिग्निफिकेंट फॉर मी टू टेल, मतलब अभी हम पार्टीज की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द हॉबी ऑफ दिस पर्सन? वो कहाँ से आ गई? वो इसलिए क्योंकि सवाल आता है उसका। वो पूछते हैं जी कि इसकी जो है ना ये क्या हॉबी क्या थी या इसका पेशा क्या था। सिविल सर्वेंट तो था ये, लेकिन ही वाज आल्सो अ ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट होता है जो बंदा परिंदों के बारे में पढ़े। इसको परिंदों का शौक था तो इसने इंडिया के परिंदों को देखा, उन पे किताबें लिखी। और बहरहाल ये क्योंकि सवाल आता है तो मैंने आपको बताया। इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म की इन 1885। लेकिन इसकी सर थोड़ा सा सर इसने हॉबी क्या सर? ऑर्निथोलॉजिस्ट था, परिंदों के बारे में पढ़ता था। हॉबी कह लें या इसका साइड बिजनेस कह लें या जो भी आप इसको समझ लें। लेकिन इफ द क्वेश्चन कम्स एंड ऑर्निथोलॉजिस्ट है तो एलन ऑक्टेवन ह्यूम इज द राइट आंसर। यू कैन रिमेंबर इट इन एनी वे। अच्छा जी, एलन ऑक्टेवन ह्यूम 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो इसने फॉर्म की। लेकिन इंडियन नेशनल इसने सर सैयद अहमद खान की बात को 50% इसने जो है वो मतलब किया। ठीक ठीक है, इसने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तो बना दिया, लेकिन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जैसे ही बना सर सैयद अहमद खान ने कहा नहीं, मुसलमान इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। अब ये थोड़ी सी उनकी बात में कॉन्ट्रडिक्शन एक आ रही है कि व्हाई इज दिस सो। सर सैयद अहमद खान की थिंकिंग ये थी कि जी पॉलिटिकल पार्टी बनाना और उसकी फंक्शनिंग और वर्किंग ये एक एजुकेटेड माइंड समझ सकता है ना। मुस्लिम्स आर इलिटरेट, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स आर इलिटरेट। होएगा क्या कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनेगी, मुसलमान उसका हिस्सा बनेंगे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एजिटेशन करनी है, रॉयट्स होंगे और सारे का सारा ब्लेम दोबारा मुसलमानों पे आ जाएगा। और सेकेंडली, एजुकेशन मस्ट प्रीसीड। एजुकेशन जो है आपके पास होएगी तो आप मॉडर्न पॉलिटिकल प्रोसेस आप समझ सकेंगे। अभी तो आपको पता ही नहीं कुछ। तो वो उनका सारे का सारा फोकस था एजुकेशन पे। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि फर्स्ट एजुकेट योरसेल्फ, फिर आप पॉलिटिक्स में आप एंट्री करें। तो आप अक्सर देख सकते हैं कि जो उन्होंने मुसलमानों को वो रोकते थे कि आप इनके वो उसमें ना जाएं, जो सेशंस हैं ऑफ द ऑल इंडियन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस समटाइम्स अपने जो हैं मुसलमानों को अटेंड करने के लिए पैसे भी देती थी, ट्रेन टिकट देती थी, या जिस तरह वो नहीं सियासी जलसे के लिए वो बसें भर के लोग आ रहे होते हैं, उनको पैसे दिए होते हैं समटाइम्स 1000 रुपए, 2-2000 रुपए एक एक बंदे को, कि जिस जलसे की तादाद बन जाए। तो समटाइम्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस इटसेल्फ हैड टू पे द मुस्लिम डेलीगेट्स टू कम। लेकिन
उसमें जो अब हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा फोकस करते हैं ना। व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885, तो इसके प्रेसिडेंट्स के बारे में वो पूछता है। अब नॉट ऑल इंडियन मुस्लिम्स सब्सक्राइब टू द व्यू ऑफ सर सैयद अहमद खान। उनका ये था कि नहीं जी, हम अपनी थिंकिंग के साथ चलेंगे, वी नो बेटर। तो लिहाजा कुछ मुस्लिम प्रेसिडेंट्स ही बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, बट दे वर एजुकेटेड पीपल। तो पहले प्रेसिडेंट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ही वाज वोमेश चंद्रा बैनर्जी। ये सवाल उसने पूछे हुए हैं, वोमेश चंद्रा बैनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट। सेकंड प्रेसिडेंट इसके हो गए दादा भाई नौरोजी। थर्ड प्रेसिडेंट हो गए, नाउ ही इज द मुस्लिम प्रेसिडेंट। अगर आपसे पूछे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट तो फिर ये आएगा बदरुद्दीन तैयब जी। ये बड़ा मशहूर नाम है, ये जज भी रहे हैं पहले। फिर चौथे प्रेसिडेंट हो गए जॉर्ज यू। अब इससे आगे नहीं वो पूछता, ये चारों में से भी कोई मेरा ख्याल है को दो ही पूछेगा आपसे, वोमेश चंद्रा बैनर्जी, बदरुद्दीन। मैंने आपको बहरहाल बता दिए चार जो हैं, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम, फर्स्ट मुस्लिम सर जी अतरुद्दीन या बदरुद्दीन? बदरुद्दीन चाहिए, बदरुद्दीन है, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक बदरुद्दीन। शायद। हाँ जी, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, बदरुद्दीन तैयब जी। अच्छा, इसी तरह ही होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स वो सर सैयद की बातों पे चलते हैं और वो नहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस को करते। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस इवेंचुअली स्टार्ट्स टू बिकम अल्टीमेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एक पावरफुल पार्टी बनती रहती है, ठीक है ना। आप देखें उसकी वो 1885 में बनती है और आहिस्ता आहिस्ता ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर साल उनका जलसा होता है और उनकी एक्टिविटीज हैं। तो दे स्टार्ट टू बिकम अ चैलेंजर टू द ब्रिटिश रूल। और थोड़ा सा आपको पता है कि सॉफ्ट पावर भी इनके पास होती है। अच्छा, उसमें मुसलमान, उनकी तो कोई सियासी जमात होती नहीं, क्योंकि सर सैयद ने कहा था कि अभी आपने कोई पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं करनी, यू जस्ट एजुकेट योरसेल्फ। लेकिन चीजें मेच्योर होती हैं वक्त के साथ साथ, ठीक है ना। उसमें कुछ अब इवेंट्स देख लेते हैं। एक तो आप याद कर लें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है 1877 में 1877 में ब्रिटिश क्वीन क्वीन विक्टोरिया, यहाँ पे यार उसकी पिक्चर नहीं है, क्वीन विक्टोरिया, शी बिकम्स द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। वहां पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते हैं डिजराइली, DISRAELY। इजराइल से पहले आप डी लगा देना, डिजराइली, ये वजीर आजम का नाम होता है, ही वाज अ जीव। तो वो कहते हैं मलका बरतानिया को, क्वीन विक्टोरिया को, कि मैडम ये जो है ना इंडियंस, इनको नहीं पता ये वॉइस रॉय क्या है, इनकी जो एफिलिएशन है, इनकी जो लॉयल्टी है वो किसी बादशाह के साथ है, वो किसी मलिका के साथ है। तो आप अपने आप को प्रोक्लेम कर दें, ऐलान कर दें कि जी आज से मलका हिंदुस्तान मैं हूं। तो क्वीन विक्टोरिया बिकम्स द एम्प्रेस इन 1877। एक तो आपने एक चीज ये याद रख लेनी है। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने रूल को अपडेट करने के लिए दे स्टार्ट टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स। 1861 में आते हैं और 1892 में आते हैं। इन रिफॉर्म्स में आपने जस्ट ये याद रखना है वन पेपर की हद तक कि इसमें जो है वॉइसरॉय जो है उसकी जो एग्जेक्टिव काउंसिल से मुराद है उसकी जो काबीना है, उसके अंदर मेंबर्स कम ज्यादा ये करते रहते हैं, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होती। यहां तक आप याद रखें 1861 1892। ठीक हो गया। नाउ ओवर द सर पीरियड ऑफ टाइम, ये सर जी 1892 वाला सर दोबारा रिपीट करना सर, 61 और आप 92 का। ये जस्ट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने रूल के अंदर। रिफॉर्म्स क्या होते हैं कि जी जो है जो वॉइसरॉय है या गवर्नर जनरल जो है अ, उसके उसका जो उसकी जो काबीना है उसके अंदर इतने मेंबर्स होंगे, इतने इंडियंस होंगे, ठीक है ना। इसमें कमी पेशी वो करते रहते हैं, ठीक है। बस इसमें यहां तक ही है। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वक्त चेंज होता है, ठीक है। और मुस्लिम्स, एक न्यू जनरेशन ऑफ मुस्लिम्स जो है एजुकेटेड मुस्लिम्स, दे स्टार्ट टू वो आगे आती है। एंड नाउ दे हैव एंटर्ड द प्रोफेशनल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ, और वो दे आर ईगर टू रन देयर ओन अफेयर्स। तो 1906 में एक जलसा हो रहा होता है, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद इन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सर सैयद अहमद खान ने एक कॉन्फ्रेंस बनाई थी कि जो हर साल तकरीबन हर साल मीट करती थी
हर साल जो है अपना एक जलसा करती थी जिसपे मुसलमानों के तालीमी मिसाइल को जो है वो देखा जाता था। तो उस तरह का एक जलसा हो रहा था एट द 20th सेशन ऑफ ऑल इंडिया ऑफ मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। जलसा हो रहा था ढाका में। ढाका कहाँ पे है? बांग्लादेश का दारुल हुकूमत। वहां पे एक जलसा हो रहा था 30 दिसंबर 1906 में। तो वहां पे एक रेजोल्यूशन पास होती है। नवाब ऑफ ढाका, नवाब सलीमुल्लाह खान, नवाब सलीमुल्लाह खान जो हैं वो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि एक सियासी जमात बनाई जाए हमारी। और वो सियासी जमात जो बनती है, जो रेजोल्यूशन पास होती है, उसके नतीजे में जो सियासी जमात आपकी बनती है, दैट वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। एंड नाउ द मुस्लिम्स हैव देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से 5-6 सवाल आ जाते हैं आपको। पहली चीज तो आएगी जी, कब बनी है? आपको पता लग गया 1906 में बनी है। अच्छा जी, किसने वॉइस रेज की या रेजोल्यूशन किसने पास की? नवाब सलीमुल्लाह खान। अच्छा, रेजोल्यूशन को सेकंड किसने किया? सेकंड होता है एंडोर्स करना, इसके सपोर्ट में बोलना, या इसको जो है वो एंडोर्स करना ही आप समझ। एंडोर्स करना, इसमें देयर वर अ नंबर ऑफ पीपल, उसमें से 2 नाम इंपॉर्टेंट है। एक हो गया यहाँ पे, अच्छा 2 नाम इंपॉर्टेंट है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ठीक है जी, ये एंडोर्स करते हैं। दूसरा नाम है मौलाना जफर अली खान। अच्छा, अब मोहम्मद अली जौहर के भी हम सवाल देख लेते हैं जो बनते हैं। वो अक्सर पेपर में पूछता है जी, ये जो कॉमरेड मैगजीन है, ये किसने निकाला? मोहम्मद अली जौहर। उर्दू का सर जो एक हमदर्द। हमदर्द, एग्जैक्टली, ये भी मोहम्मद अली जौहर का है। ये आपने सवाल कहाँ देखा है? आपने पीपीएससी में कहीं देखा है? तो यस दिस सर, इज हाउ, रिपीटेडली क्वेश्चन है। एग्जैक्टली हमने इसी तरह ही पढ़ना है ना, हमने स्टोरी की तरह पढ़ना है ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, इवेंट्स आपके माइंड में बैठे हों कि अच्छा ये चीज वहां से लिंक है, ताकि कल को आप अगर गैस भी मारें तो इट विल बी एन एजुकेटेड गैस। दैट इज ऑल आई वांट। अच्छा जी, फिर मौलाना जफर अली खान का वो पूछता है कि जी इनका इनके इनसे कौन सी पब्लिकेशन लिंक्ड है? तो वो है जमींदार। ठीक है, जमींदार एक पब्लिकेशन है दैट वाज एसोसिएटेड विद मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना जफर अली खान, सॉरी। 2 चीजें आपने ये ज़हन में रखनी। अच्छा, इंडियन मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन होता है? सर आगा खान। ही इज राइट, सर आगा खान। लिख लें। अब आगे लिस्ट आ जाती है, जॉइंट सेक्रेटरी कौन थे, उसके फलां सेक्रेटरी, वो इंपॉर्टेंट नहीं इतना, बस यहाँ तक ही वो पूछता। अच्छा, इसका ये जो मुस्लिम लीग जब 1906 में बंद तो गई, लेकिन इसका पहला इसका जलसा या पहली इसकी जो सेशन है, पहला सेशन वो 1907 में होता है कराची में, 1907 में होता है कराची में। आपको पता है कि जी जिस तरह नून लीग की लंदन ब्रांच भी है, ऐसा है कि नहीं? इसी तरह ही हर सियासी जमात की ओवरसीज भी एक ब्रांच होती है। इसी तरह ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की भी एक ओवरसीज एक ब्रांच बनी, ठीक है, या उसका ओवरसीज चैप्टर एक बना, एंड दैट वाज फाउंड बाय होम? गेस कर सकते हैं? सैयद अमीर अली। अच्छा, पेपर में एक सवाल वो पूछता है कि जी ये सैरासिन्स जो जो है क्या नाम है किताब का, स्पिरिट ऑफ इस्लाम, ये किसने लिखी? एक पब्लिकेशन, ये किताब भी सैयद अमीर अली ने लिखी। अब देखें ना, हमने इसी तरह ही करना है, एक टॉपिक को पकड़ के उसके जो जो उससे लिंक्ड सवाल हैं वो हमने सारे कर ले। सैयद अमीर अली सर से ये स्पिरिट ऑफ इस्लाम, और सर ये दूसरी सैयद किताब, अमीर अली कुंदवाई है सर। ना नाम नहीं मुझे, मेरा नहीं ख्याल, पूरा नाम नहीं मुझे पता। आई जस्ट नो दैट ही इज सैयद अमीर अली, ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये इंडियन सिविल सर्विस में भी रहे हैं। ही रिमेन जॉइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी इन द ब्रिटिश रूल। अच्छा जी, हिस्ट्री ऑफ सैरासिन्स भी इन्होंने लिखी, ये 2 पब्लिकेशंस, और इन्होंने 1908 में मुस्लिम लीग की लंदन ब्रांच भी खोल दी, ठीक है जी। अच्छा जी, मुसलमानों की अब अपनी एक पार्टी बन गई है, और जब इनकी सियासी जमात बनती है तो इनके जो एम्स होते हैं वो पहले ये होते हैं कि जी आपने फीलिंग ऑफ लॉयल्टी देनी है ब्रिटिश को, पहला एम ये होता है,
ठीक है जी। दूसरा एम होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपने रिमूव करनी है, यानी कि ये जो है ना प्रो ब्रिटिश सॉर्ट ऑफ बनती है। और आप ये आर्ग्यू भी कर सकते हैं कि ये मतलब कुछ किताबों में लिखा है कि जी ये क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पावर बढ़ती जा रही थी, तो अंग्रेजों ने अपने डिवाइड एंड रूल के तहत जो है मुस्लिम लीग को खड़ा कर दिया उनके टक्कर में। ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू। और इसमें ब्रिटिश प्रिंसिपल जो थे, यानी कि आप देखें अलीगढ़ कॉलेज का जो है प्रिंसिपल मिस्टर आर्चबोल्ड, उसकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है मुस्लिम लीग को बनाने में, यानी कि उसने टाइम सेट करके दिया मुस्लिम डेलीगेशन का वॉइसरॉय के साथ, ठीक है ना, मीटिंग कराई आपस में। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है हिस्ट्री में है, बिकॉज हिस्ट्री इज ऑल डिबेटेबल, कोई मैथ्स की तरह नहीं है फॉर्मूला। it all depends कि आपके पास आर्गुमेंट्स कितने। now we are coming into 1905। 1905 में this man comes to मतलब he becomes the governor general। ये कौन है, can you guess? और पहला काम ये करते थे कि जब भी आते थे तो ये अपना वो ज्वाइनिंग देने के बाद अपनी वो सीट संभालने के बाद ये यूज्ड टू ये एक शिकार करते थे। नाउ दिस इज अ बंगाली टाइगर, ठीक है। तो ये उसको मार के, पता नहीं इसने खुद मारा था या ऐसी किसी ने ला के रख दी है। तो दे यूज टू हैव अ पिक्चर के जी हमने आते साथ ही एक टाइगर को मारा। वो जो एक बना हुआ है कॉन्सेप्ट साहिब बहादुर का। और साहब बहादुर, मैं अपने डिपार्टमेंट का, माय ओल्ड डिपार्टमेंट कोऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट, आई वाज सीइंग कि जी अंग्रेजों के जमाने के लिखे हुए कानून, और वहां पे लिखा हुआ था असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब बहादुर। तो उस जमाने के लॉज आप देख लें और मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट। एनीवेज, दिस इज लॉर्ड कर्जन जिसने बंगाली टाइगर को मारा है, और ये दिस इज प्रॉब्ली हिज वाइफ। अच्छा, कर्जन का मैंने क्यों आपको बताया यहाँ पे, बिकॉज, और बंगाली टाइगर क्यों मैंने ऐड किया पिक्चर, जस्ट टू जनरेट योर इंटरेस्ट इन दिस पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में लॉर्ड कर्जन रियलाइज कि जी ये बंगाल उस वक्त एक यूनिट था, एंड इट वाज रूल्ड बाय वन लेफ्टिनेंट गवर्नर, एक गवर्नर था इसका। तो उसने ये देखा कि यार ये टेरिटरी इतनी बड़ी है और एक गवर्नर रूल कर रहा है, तो ये तो इसकी तो एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं प्रॉपर हो रही, यानी कि ये जो हिस्सा है ये ज्यादा डेवलप्ड है। जस्ट लाइक आवर पंजाब, साउथ ऑफ पंजाब की आप हालत देख लें, आप उसको कंपेयर कर लें लाहौर से, तो यू सी लॉट ऑफ डिफरेंस। तो इसी तरह ही जो बंगाल है वहां पे ये सूरत हाल थी कि ईस्टर्न पार्ट है दैट वाज नॉट वेल डेवलप्ड, वेस्टर्न साइड बड़ी डेवलप्ड थी। तो इसको बेहतर करने के लिए उसने क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल। और कब होती है, 1905। और ये स्टैटिस्टिक्स आपके सामने ही है, और मतलब ये बंगाल है, इसके दो हिस्से बन के, दिस ग्रीन पार्ट रिप्रेजेंट्स द मुस्लिम बंगाल एंड दिस रिप्रेजेंट्स, बिकॉज अब उसने डिलिबरेटली पार्टीशन नहीं की कि जी यहाँ पे मुसलमान, लेकिन इट समहाउ इट टर्न्ड आउट टू बी कि ये जो एरिया है यहाँ पे मुसलमान ज्यादा थे। मतलब द स्टैटिस्टिक्स दैट आई हैव इज कि इस एरिया में 31 मिलियन पीपल रिजाइडेड इन दिस एरिया, जिसमें से 18 मिलियन मुस्लिम से। तो अल्टीमेटली दिस बिकम मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस। जाहिर है मुसलमानों के पास अपना मेजॉरिटी प्रोविंस आ गया, और जाहिर है इसके डेवलपमेंट फंड्स अलहदा होंगे, इसकी ट्रेड अलहदा होगी, इसकी हाई कोर्ट्स अलहदा होंगी, तो ये प्रोविंस डेवलप करेगा। लेकिन ये चीज जो है जितना मुसलमानों के फेवर में थी, उतना ही इट वाज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द हिंदू मर्चेंट्स। मैं हिंदूज को से नहीं कह रहा, मतलब कोई, नॉट ऑल हिंदूज वर अगेंस्ट इट, लेकिन द एलीट हिंदू एलीट क्लास, स्पेशली जो जमींदार थे वहां के, बिकॉज दे लॉस्ट ऑल द टेनेंट्स एंड द ट्रेड, तो उनको इकोनॉमिकली बड़ा नुकसान हो। हिंदू लॉयर्स, उनके क्लाइंट्स लूज हो गए। नाउ दिस ऑब्वियसली जो है उनका क्लाइंट जो है उनके यहाँ पे पहले आते थे, यहाँ की हाई कोर्ट में, नाउ दे विल गो ओवर हियर। तो ओवरऑल द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है डोमिनेटेड बाय द इंटरेस्ट ऑफ द एलीट हिंदूज। इट उन्होंने अपनी फिर मूवमेंट शुरू की, ठीक है। उन्होंने फिर लॉन्च कर दी स्वदेशी मूवमेंट। इसकी भी पिक्चर मेरे पास नहीं है स्वदेशी मूवमेंट की। स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। और ये कब होती है पार्टीशन, 16th of October 1905। स्वदेशी मूवमेंट हुई कि जी हम ब्रिटिश इकोनॉमिक इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाएंगे, हम होम मेड चीजें खाएंगे, पिएंगे और पहनेंगे, ठीक है ना। सर ये 16 नवंबर 1905। लेकिन 1911 में मतलब इतना प्रेशर ब्रिटिश गवर्नमेंट पे पड़ता है, और जो है इन्होंने फिर दहशतगर्दी के फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, वॉइसरॉय की ट्रेन को इन्होंने डीरेल कर दिया, एक वॉइसरॉय को भी इन्होंने लाइफ अटेम्प्ट किया, यूरोपियंस के ऊपर लाइफ अटेम्प्ट हुए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स थे उनके ऊपर लाइफ अटेम्प्ट्स हुए। तो अल्टीमेटली
what happened कि the British they had to reverse their decision. नहीं है कोई पिक्चर उसकी. 1911 में किंग जॉर्ज द फिफ्थ he becomes the king of subcontinent of British Empire. तो वो क्या करता है, वो कहता है जी मैं जो ताज पहनूंगा मैं इंडिया में जाके पहनूंगा. अब उसका एक दरबार लगता है, ठीक है ना, जिसे कहते हैं दिल्ली दरबार. 1911 में वो वहां पे डिसीजन अनाउंस करता है कि जी एक तो मुझे मेरे सिर पे ताज मैंने पहन लिया, आज से मैं बादशाह हूँ ब्रिटिश एम्पायर का, बरतानिया का और उसकी सारी डोमिनियंस का. दूसरा वो अनाउंस कर देता है रिवर्सल ऑफ द पार्टीशन, कि अब ये रिवर्स हो गया, अब ये एक ही सूबा है. तो लेकिन ब्रिटिश जो है एक और भी करते हैं. यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कलकत्ता. मैं आपको ये आपको नजर आ रहा होगा कलकत्ता. कलकत्ता जो है इट वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. एक तो ये सारा बंगाल है, एक तो इसकी पार्टीशन रिवर्स करते हैं, दूसरा यहां से कैपिटल उठा के कहां पे लेके जाते हैं, न्यू दिल्ली में. यानी कि अपना एक तो कैपिटल शिफ्ट कर लिया उन्होंने, दूसरा उन्होंने पार्टीशन को रिवर्स कर दिया. तो ये जो आप देखते हैं ना न्यू दिल्ली, यहाँ पे इसके बिल्कुल साथ इसके करके है दिल्ली के, ये पॉइंट जिससे नजर आ रहा है. न्यू दिल्ली वाज फाउंड बाय द ब्रिटिश. तो 1931 में फंक्शनल हो जाता है ये ऑलमोस्ट. अब ये मुसलमानों के लिए तो बड़ा ये एक था कि जी हम तो हमारा तो मुस्लिम लीग का तो एम यही था कि जी हमने लॉयल जो है ब्रिटिश से हमने लॉयल रहना है. लेकिन हमारी लॉयल्टी से क्या फायदा हुआ, ये लोग तो डंडे की जुबान समझते हैं. अल्टीमेटली 1913 में मुस्लिम लीग अपना एम बदल लेती है. एम बदल लेती है कि जी हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, सुटेबल फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. लॉयल्टी से किस तरफ शिफ्ट कर जाते हैं वो, सेल्फ गवर्नमेंट पे, कि अंग्रेजों को हमने अपनी लॉयल्टी की फीलिंग शो की, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ उसका, इन्होंने पार्टीशन उल्टा रिवर्स कर दी. अब यहाँ पे चीजें जो है ना वो थोड़ी सी कन्वर्जेंस पे जाती हैं. अब देखें आप, इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने जो है एक सेल्फ गवर्नमेंट लेनी है, हमने यहाँ पे यहाँ के लोगों का रूल लेके आना है. मुस्लिम लीग का भी अब ये रूल बन गया, नाउ द स्टेज इज सेट फॉर लखनऊ पैक्ट. और स्पेशली न्यू लीडर्स आगे आ रहे थे. यार ये कौन है, ये जो बैठे हुए हैं, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना. कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना. अब मैंने इंटरव्यू में यही कहा, उसने मुझसे पूछा कि जी द नेम, मैंने नाम बताया, एंड द मेंबर इन फैक्ट एडेड रहमतुल्लाह अलैह. तो ये जस्ट आप मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. व्हेन यू से द नेम ऑफ कायदे आजम इन द इंटरव्यू, वैसे भी कहना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इंटरव्यू में आपने रहमतुल्लाह अलैह कहना है, बिकॉज ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन इट जस्ट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन कि हाउ लॉयल यू आर विद योर कंट्री. तो खैर एनीवेज, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, एंड ही इज यू नो एज अ यंग मैन, आपको पता है ये बाहर से पढ़ के आते हैं लिंकन इन से, वहाँ पे बैरिस्टर होते हैं, एंड ही वाज अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर. जब ये अपनी वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे होते हैं, वहाँ पे ये ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ के लीडर्स ने क्या रोल प्ले किया है अपनी नेशन को बनाने में. तो ये कहते हैं कि यहाँ पे भी मैं ये रोल प्ले करना चाहता हूँ. तो यहाँ पे ये जब आते हैं, ये यूनिटी चाहते हैं बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स. यहाँ से वो स्टार्ट करते हैं कि लेट देयर बी यूनिटी अमंग देम. तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर भी होते हैं और मुस्लिम लीग के मेंबर भी होते हैं. तो ये यहाँ पे दोनों पार्टीज का जो जलसा है या जो इनका है सेशन, वो इकट्ठा करवा देते हैं 1916 में एट लखनऊ. तो वहां पे आपका हो जाता है लखनऊ पैक्ट. लखनऊ पैक्ट अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मुस्लिम लीग जो है और इंडियन नेशनल कांग्रेस probably for the first and the last time I would say, इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्री कर लेती है कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्शंस का राइट है. अब सेपरेट इलेक्शंस का अगर आप राइट दें तो इन अदर वर्ड्स आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी वो एक अलग नेशन है, उन्होंने ओपन इलेक्शन में तो नहीं आना, उनका इलेक्शन ही अलग कर. तो ये एक तरीका था सेपरेट इलेक्टोरेट्स हमारे इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने का, कि हमारे इलेक्शन ही अलग होंगे, क्योंकि पॉपुलेशन वाइज तो हम 25% है, 75% तो हिंदूज हैं, तो हमेशा ओपन डेमोक्रेसी में तो उन्होंने ही आते रहना है बार बार, हमारे तो इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं होएगा. सेपरेट इलेक्टोरेट्स उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कि हाँ जी आपको राइट है, ठीक है. अब क्योंकि कायद आज़म की इतनी बड़ी, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की इतनी बड़ी ये एक अचीवमेंट थी कि उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस और इनको ज्वाइन कर लिया,
So because of his efforts for creating unity among Indian National Congress and Muslim League, he was given the title of, क्या title था वो, Ambassador of Hindu Muslim Unity, Ambassador of Hindu Muslim Unity. एक और भी इनका टाइटल है जो इनको बाद में मिला, Champion of the Rights of Minorities. इस तरह के कई टाइटल्स हैं इनके. अच्छा जी, ये टाइटल इनको कौन देता है, ये भी पेपर का सवाल है. सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, ये होएगा कोई. अब ये तहसीलदार के पेपर में आया क्वेश्चन, ठीक है, तो ये आप हो सकता है आपको भी दोबारा आ जाए. तहसीलदार का जो मॉर्निंग का पेपर है ना, उसमें आया हुआ था. सरोजनी नायडू गिव द टाइटल. लखनऊ पैक्ट से अब आप, अच्छा लखनऊ पैक्ट 1916 में होता है. थोड़ा सा अगर आप पीछे आ जाएं 1909 में, ठीक है. अब मैं थोड़ा सा पीछे आ रहा हूं क्योंकि ये स्लाइड वैसे तो पहले आनी चाहिए थी. मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, ये होते हैं 1909. इसमें मुसलमानों को सेपरेट इलेक्शंस का राइट मिल जाता है. 1909 में अब कह रहा हूं मैं अभी, या आपने उसको बाद नहीं समझना. अब पेपर में अक्सर वो पूछ लेता है कि जी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स कब हुए, 1909 में हुए. और हु वाज जॉन मॉर्ले. मिंटो मॉर्ले क्यों कहते हैं, ये मिंटो और ये मॉर्ले. हु वाज जॉन मॉर्ले, ये था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. ये कैबिनेट मेंबर था, ये बैठता था उधर बर्तानिया में. और ये वाइसरॉय था, वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो, ठीक है ना. ये इसको आंसरेबल था, मतलब वाइसरॉय वाज आंसरेबल टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. तो इन्होंने जो रिफॉर्म्स लेके आया, दैट वाज मिंटो मॉर्ले. यहां तक वो पूछता है. अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले, ठीक है जी, लिमिटेड फ्रेंचाइज मिल गई, यानी कि जो लोग वोट डाल सकते थे थोड़े से उन्होंने बढ़ाए, ठीक है. फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो हैं, इस तरह से उन्होंने चेंज किए 27 वर्ग. ये वैसे चीज नहीं पूछता, वो सेपरेट इलेक्टोरेट तक ही रहता. अब आप आगे आ जाए. 1914 में आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लग पड़ती. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब होती है, तो अब आप थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करें. पता नहीं अब कितना टाइम रह गया, लेकिन हम इसको हम करेंगे. ऑटोमन एम्पायर ये जो है, स्टूडेंट्स किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर हम थोड़ी सी क्लास ऊपर ले जाएं 5-6 मिनट? नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, No, ओके. sir. प्लीज कैरी ऑन. अब आप देखिए 1914 में यूरोप में जंग लग पड़ती है. वैसे यू शुड बी प्रेइंग टू गॉड के वर्ल्ड वॉर 3 ना लग पड़े, क्योंकि जो हालात हैं रशिया और इसके यूक्रेन के, तो अब अगर आप हिस्ट्री को कंपेयर करें तो जंगें इसी तरह ही लगी हैं. मतलब आप देखिए ना कि ये साइबेरिया है, साइबेरियन वॉर्स हुई थी 1912-13 में. यहाँ पे छोटी सी एक जंग हुई आपस में स्टेट्स में, तो वो स्पाइरल आउट हो गई इनटू अ बिगर कॉन्फ्लिक्ट. तो हमेशा इसी तरह ही यूरोप में लगी है. पहले छोटी जंगें लगी हैं, कहीं इंस्टेबिलिटी आई है, वो फिर पूरी जंग एक बड़ी जंग टोटल वॉर में तब्दील हो गई. खैर एनीवेज, कमिंग बैक, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, ये जर्मनी है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया आ जाता है, ये वियना उसका कैपिटल. एंड दिस ऑटोमन एम्पायर, खिलाफत उस्मानिया, इसका हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से कोई ताल्लुक नहीं है. ये ही इज सम अदर उस्मान. अच्छा, ऑटोमन एम्पायर का जो एरिया है, दैट वाज मॉडर्न डे टर्की और ये ग्रीस वगैरह, एंड द मुस्लिम होली प्लेसेस मक्का एंड मदीना, these holy cities of Makkah and Medina, and this some of the territories over here. तो ये इनके कंट्रोल में होती है. Now these two territories, especially Jerusalem, Medina and Makkah, these holy places are very very important for the Muslims all over the world, especially for the Muslims of subcontinent, क्योंकि इनके जो religious sentiments हैं, इनकी जो affiliation है with the holy places, that is वो बहुत ज्यादा affiliation है. तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होती है 1918 में खत्म होती है, और 1919 में ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ वर्सैल्स. उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच, दे विल टेक ओवर दीज होली प्लेसेस, एंड जो ऑटोमन एम्पायर को खत्म कर दिया जाएगा. तो एक खदशा ये पैदा हो गया कि दिस लास्ट रिमेनिंग मुस्लिम पावर इन द वर्ल्ड, इट विल बी डिसॉल्व्ड. इसको बचाने के लिए, और स्पेशली द प्रोटेक्शन ऑफ द होली प्लेसेस, स्पेशली द मक्का एंड मदीना, इसकी प्रोटेक्शन के लिए देयर वाज अ मूवमेंट इन द सब कॉन्टिनेंट व्हिच इज नोन एज द खिलाफत मूवमेंट, एंड दीज आर द अली ब्रदर्स. और आप देख सकते हैं ना कि ऑटोमन एम्पायर का ट्रेडिशनल सिंबल दिस क्रेसेंट, ये इनकी टोपियों में आप देख सकते हैं. सो दिस शोज देयर एफिलिएशन टू द
the protection of Muslim rule wherever it may be. ठीक है, these are the Ali brothers. अब मेरा ख्याल है ये है मौलाना मोहम्मद अली जौहर, if I am not wrong. ये बहरहाल सर आपने चेक एक्सक्यूज मी करा। सर, जी जी पूछें। सर जो खिलाफत एंड हुई थी उसके बाद सर जो ट्रीटी साइन उसका नाम क्या आपने बताया था सर कैनली? ट्रीटी नहीं, वर्ल्ड वॉर जो है ना, वर्ल्ड वॉर 1 जो एंड होती है वो ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। अच्छा मैं एक आपको ट्रिक बता दूं, अक्सर जंगें जो खत्म हुई है ना उनकी ट्रीटी, पीस ट्रीटी पेरिस में हुई है। ठीक है, पी फॉर पेरिस, पी फॉर पीस ट्रीटीज। मतलब नेपोलियन की इतनी ट्रीटीज वर्ल्ड वो पेरिस में हुई हैं, वर्ल्ड वॉर्स की इतनी, वर्ल्ड वॉर 1 2 दोनों की ट्रीटी पेरिस में हुई है। अब वर्साइल्स जो है ना स्पेलिंग है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स 1919 की ये वर्ल्ड वॉर 1 खत्म करती है। ठीक है, और इसके बाद जो है ना, जो जाहिर है जो विक्टोरियस पावर्स थी, फ्रांस, ये फ्रांस है, बर्तानिया, ठीक है जी, रशिया, ये जो पावर्स है ना, ये बेसिकली दे वांटेड के मतलब दे वांटेड टू डिसॉल्व द खिलाफत एंड द दिस ऑटोमन एम्पायर। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में एक मूवमेंट लॉन्च होती है, खिलाफत मूवमेंट। अच्छा, खिलाफत मूवमेंट, इसमें मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली, इनको अली ब्रदर्स भी कहते हैं, इन्होंने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया। नवंबर 1919 में इन्होंने ये मूवमेंट लॉन्च की, नवंबर 1919 में। ठीक है, और खिलाफत कॉन्फ्रेंसेस होती हैं डिफरेंट। ठीक हो गया, लेकिन ये मूवमेंट जो है क्योंकि इसने एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट थी, ब्रिटिश को प्रेशराइज किया जाए कि जी यहाँ पे खिलाफत जो ऑटोमन एम्पायर को डिसॉल्व ना किया जाए, इस मूवमेंट क्योंकि ब्रिटिश के खिलाफ चल रही होती है और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी ये कर रही होती है, तो हु जॉइंड दिस मूवमेंट? दिसंबर 1919 में दिस पर्सन along with the followers joined the movement, खिलाफत मूवमेंट। Imagine Mr. Gandhi being a Hindu, he joins the खिलाफत मूवमेंट। अब इनकी एक कोटेशन है, in laying down my life for the खिलाफत I ensure the security of the cow। यानी कि ये कहते थे कि जी अगर हम खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन करेंगे तो हम, क्योंकि हमारे एम कॉमन है, हम आपको मैन पावर देते हैं और ब्रिटिश पे जो प्रेशर बना हुआ है वी विल ऐड टू दैट प्रेशर। तो मतलब इट वाज अ गेम ऑफ परसेप्शन यू कैन से, मतलब ही जॉइंड द खिलाफत मूवमेंट और उनके जो फॉलोअर्स हैं, हिंदू फॉलोअर्स, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। मगर this romance with the Muslim League, the romance between Indian National Congress and the Muslim League, it soon came to an end in 1922 जब चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। What is this चौरी चौरा इंसिडेंट? वहां पे चौरी चौरा एक छोटी सी तहसील आप समझ लें, एक छोटा सा एरिया आप समझ लें ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया। वहां पे पुलिसमैन को जला दिया जाता है जो प्रोटेस्टर्स होते हैं एज पार्ट ऑफ द मूवमेंट। तो क्योंकि मिस्टर गांधी ही ऑलवेज एडवोकेटेड नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, पैसिफिक रेजिस्टेंस। आपको पता है इनकी रेजिस्टेंस कैसे थी कि जी तोड़फोड़ नहीं करनी, पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, और ये समटाइम्स ही यूज्ड टू ऑब्जर्व फास्ट एज वेल। ठीक है ना, भूख हड़ताल कर लेते थे। तो उसमें जो है व्हेन ही ऑब्जर्व्ड कि जी खिलाफत मूवमेंट या ये जो मूवमेंट है ये एक वायलेंट टर्न ले रही है। ठीक है, पुलिसमैन देखें 21 पुलिसमैन दे वर बर्न्ड इन द चौरी चौरा इंसिडेंट। तो इन्होंने फिर ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, यानी कि अपने इनके फिर फॉलोअर्स छोड़ के चले गए 1922 में। मगर खिलाफत मूवमेंट अल्टीमेटली कम्स टू एन एंड कि नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ द स्पिरिट ऑफ द मुस्लिम्स इन सब कॉन्टिनेंट, बट बिकॉज यहाँ पे एक टर्किश लीडर होता है। तो जो टर्क्स होते हैं, टर्किश होते हैं, वो खुद ही खिलाफत को डिसॉल्व कर देते हैं। 1924 में उनका एक लीडर होता है मुस्तफा कमाल अतातुर्क, मुस्तफा कमाल अता, और मुस्तफा कमाल अतातुर्क को वो वही हैसियत देते हैं जो यहाँ पे हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को देते हैं। अतातुर्क मींस फादर ऑफ द टर्क्स। मेरा दोस्त एक टर्की, आई आस्क्ड हिम अबाउट के जी व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस अतातुर्क। उन्होंने कहा जी ही इज हेल्ड इन हाई एस्टीम, तो नेक्स्ट टाइम यू गो टू टर्की तो जरा आपने इसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट के तौर पे जरा, एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ द टर्किश पीपल यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देयर लीडर। तो मुस्तफा कमाल अतातुर्क जो है ही डिसॉल्व्स द खिलाफत एंड ही एस्टैब्लिशेस द मतलब नेशनल गवर्नमेंट इन टर्की।
तो इसका सेमी पॉलिटिकल मूवमेंट होती है, इसकी सेमी मिलिट्री मूवमेंट होती है, लेकिन अल्टीमेटली ही सेव्स टर्की फ्रॉम बिकमिंग पार्ट ऑफ द वेस्टर्न, फ्रॉम बीइंग स्लाइस्ड अप बाय द वेस्टर्न पावर्स। तो 1924 में ही डज दिस। 1924 में तो खिलाफत मूवमेंट को टर्किश लोग खुद ही अबॉलिश कर देते। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूइंग द खिलाफत मूवमेंट इन सब कॉन्टिनेंट, जबकि टर्क्स ने खुद ही खत्म कर दिया। अब आपसे वो पूछ लेगा मुस्तफा कमाल अतातुर्क का, दूसरा पूछ लेगा जो लास्ट ऑफ द मुस्लिम कैलिफ कौन था इन सब कॉन्टिनेंट। ही वाज महमद, सुल्तान महमद। हाँ सुल्तान महमद, ये मेरा ख्याल है 6th है, ठीक है ना। सुल्तान महमद द 6th, ही वाज द लास्ट। तो ही वाज एक्साइल्ड, और फिर ये मतलब ही डाइड इन एक्साइल। तो नेशनल गवर्नमेंट बन जाती है, और आज तक आपको पता है जी वो जो द मॉडर्न डे टर्की ट्रेसेस इट्स रूट टू द फाउंडिंग ऑफ नेशनल गवर्नमेंट इन टर्की बाय मुस्तफा कमाल अतातुर्क। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसमें अब आपका कोई क्वेश्चन अगर आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। सर काइंडली सर जो जी पूछें। सर लॉर्ड सर कर्जन चोरा का चोरी जो अपॉइंटमेंट हुआ था थी या हवाले से उसका काइंडली टेन्योर थोड़ा था, सा वो कौन सा था, वो काइंडली बता। स्टूडेंट एक मिनट, जरा एक बंदा सवाल पूछ ले, अभी दोनों इकट्ठे पूछ रहे हैं, एक बंदा पहले पूछ ले जी। सर मैं कौन पूछूं? पूछ रहा है? जी पूछे भाई पूछे। सर मैं लॉर्ड कर्जन का टेन्योर पूछना चाहता था, अपॉइंटमेंट या उसका जो स्पैन था टोटल। यार आई थिंक इसका है 1905 से लेके, देख लें आप कब तक है, ये तो गूगल भी हो सकता है, मुझे इसका एग्जैक्टली भी यार 1905 से ऑनवर्ड्स है जी। 1905 से लेकर 1910 तक 1910 तक। चले, थैंक यू जी। ठीक है जी, थैंक यू ये सर। बता रहे हैं 1905 से लेके 1910 तक। थैंक यू सर। जी पूछे। सर जो 1922 में सर जो इवेंट हुआ था उसकी रीजन क्या था सर, क्या वजह जो चोरा चोरी जो चोरी इवेंट हुआ चोरा था, तो इंसिडेंट मेन रीजन बेसिकली क्या था ये उसका? था कि जो इंडियन कोस्ट है ना, कोस्ट पे साउथ ऑफ इंडिया में एक जगह है चौरी चौरा, जी सर। वहां पे कुछ प्रोटेस्टर्स थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये भी चल रही थी, खिलाफत मूवमेंट भी चल रही थी। तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जो पुलिसमैन जो थे वो पुलिस स्टेशन से वो बाहर आ गए थे, उन्होंने प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की। जो मॉब था या जो लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने उनको बंद करके जला दिया पुलिस स्टेशन। तो 21 पुलिसमैन वो जिंदा जल गए थे। दिस इज द चोरी चोरा इंसिडेंट। इसको फिर गांधी ने कहा नहीं जी, ये तो मूवमेंट जो है वो एक वायलेंट टर्न ले रही है, तो मैंने तो एडवोकेट किया कि जी पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, तो मैं ये मूवमेंट को कॉल ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है ना जी, दिस इज व्हाई ही सर कॉल्ड ऑफ। जो सर सर जो 21 पुलिस वाले जो है ना उसमें डेड हुए सर, उसका फिर अगेंस्ट कोई उसका रिवेंज नहीं लिया पुलिस वालों ने इसमें सर? हुआ होगा यार, मुझे उसका एग्जैक्टली नहीं श्योर, लेकिन देखिए आप पता है कि ओवरऑल ये वो दौर है जब जो अंग्रेज हैं उन्होंने बहुत हार्श और रिप्रेसिव मेजर्स लगाए हुए थे सब कॉन्टिनेंट पे। कई जगह पे मार्शल लॉ लगा हुआ था, कई जगह पे गैदरिंग अलाउड नहीं थी। और आपको पता है 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर होता है कि मार्शल लॉ लगा होता है, तो कुछ प्रोटेस्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं जलियांवाला बाग में, तो वहां पे उनके बाग के सारे दरवाजे बंद करके जनरल डायर जो है वो ऑर्डर करता है जी फायर कर दो। तो मतलब ऑब्वियसली ये एक बड़ा डिफिकल्ट सा टाइम चल रहा था, उन्होंने स्पेशली कोई लिया उन्होंने एक्शन उसका, मतलब कोई ऐसा सच मेंशन तो नहीं है, और ना ही मुझे उसका पता है कि स्पेसिफिकली क्या एक्शन लिया होना। सर मेरा मतलब मेरा सिंपल पूछने का मतलब सर मेरा जी सिंपली पूछे। पूछने का मतलब ये है कि जैसे सर उसमें जो है ना पुलिस वाले 21 लोग जो उसमें डेड हुए थे, उसमें सेवल का कोई हवाला इस तरह से नहीं मिलते क्वेश्चन वगैरह में सर? नहीं उसमें देखें कई जगह पे 21 लिखा हुआ है, कई जगह पे 22 लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी एक थोड़ा सा इसमें है अनसर्टेनिटी। जो हमारी हिस्ट्री बुक्स में लिखा है वो ये लिखा हुआ है कि जी वो 21 पुलिसमैन दे डाइड व्हेन द मॉब बर्न्ड द पुलिस स्टेशन। ठीक है जी। और फिर गांधी ने जो है स्वराज मूवमेंट शुरू की हुई थी ना, खिलाफत के साथ इसने ज्वाइन कर दिया था मूवमेंट को, स्वराज मूवमेंट इसने फिर कॉल ऑफ कर दी कि जी नहीं ये वायलेंट टर्न ले रही है और हमने इस तरह से नहीं करना। बस यहाँ तक ही मेंशन्ड है, द रेस्ट द डिटेल इज नॉट देयर ऑफ जो आप पूछ रहे हैं।
तो आप चेकअप कर सकते हैं, मजीद इसका कहीं ना कहीं मेंशन होएगा ही। थैंक यू सर। खालिद बिन सईद जो की जो किताब है ना वो जरा डिटेल में है, और KLE की डिटेल में है, वहां पे आप इस चैप्टर को देख सकते हैं जी। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन। जी जी पूछिए। सर आज क्वेश्चन आया होता है एक पेपर में कि लास्ट टाइम भी आया था, रिपीट हो रहा है, हेड ऑफ पाकिस्तान स्टेट प्राइम मिनिस्टर है क्या चीफ वो है हमारा, ठीक है, प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट। किसका हेड ऑफ? हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट तो आपका प्रेसिडेंट जो होगा प्रेसिडेंट सर। ही होता है, प्रेसिडेंट होता है जी, हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट, होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। एग्जैक्टली यू आर राइट। इसी तरह ही हेड ऑफ प्रोविंस जो है वो गवर्नर होएगा, हेड ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो होएगा आपका चीफ मिनिस्टर। तो ये सही कह रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। जी जी ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारा, मैंने आपको बताया कि आवर रिलेशनशिप इज नॉट कि जी जब तक क्लास है, अब फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है यू कैन ऑलवेज कॉल मी, यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी, जितनी मर्जी दफा करें, आई एम हियर फॉर यू। इवन कि सेशन एंड भी हो जाए स्टिल यू कैन ऑलवेज आस्क मी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। आई एम हियर फॉर यू। मैं चाहता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप अपनी जो ड्रीम जॉब है वो आप उसको अचीव कर लें, बिकॉज मैं भी आपकी स्टेज से गुजरा हूँ, तो आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। हैविंग सेड जी दैट, सर, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह थैंक यू सर, सर, थैंक थैंक यू वेरी मच। यू।